स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू कर रहा हूं डकैती भाग 2। जगमोहन और राणा की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से दोनों को देखा। राणा, जैसा कि तुमने बताया, तहखाने में प्रवेश करने का 2 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा दरवाजा है और भीतर बाहर जाने के लिए सिर्फ वही एक रास्ता है। तो यही एक बात हमारी डकैती सफल होने के आड़े आ रही है। बाहर की सिक्योरिटी के बारे में तुमने जो बताया, उस लिहाज से नीलामी के दौरान भीतर प्रवेश नहीं किया जा सकता और किसी तरह कर भी लिया जाए तो बाहर नहीं निकला जा सकता। भीतर प्रवेश करने वाला बाहर वालों के रहमो करम पर होगा कि उसे जिंदा छोड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं या गोलियों से भून देते हैं। देवराज चौहान के एक एक शब्द में ठहराव था। राणा ने फौरन सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उन्होंने सिक्योरिटी का जो इंतजाम करना था किया और हमने अपना काम करना है। उनकी सिक्योरिटी को तोड़कर या कैसे भी अरबों के उन हीरे जवाहरात को ले उड़ना है। दोनों देवराज चौहान को देखे जा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह डकैती मामूली नहीं है। अगर अरबों की दौलत है तो इसी के लिहाज से सिक्योरिटी भी मौजूद है कि उसे कोई लूट ना सके। और इसे लूटने का एकमात्र सुरक्षित आसान तरीका जो मेरे सामने है, मैंने उसी को इस्तेमाल करने का पक्का फैसला किया है। और अगर यह तरीका कामयाब नहीं हुआ तो फिर कोई और दूसरा तरीका देखा जाएगा, परंतु अरबों की इस दौलत को नहीं छोड़ा जाएगा। तुम क्या करने की सोचे हुए हो? जगमोहन के स्वर में व्याकुलता थी। महल के तहखाने में डकैती डालने के लिए खास तौर से 2 बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो भीतर प्रवेश करना और दूसरा बाहर निकलना, देवराज चौहान ने कहा और दोनों की आंखों में झांका। भीतर तो मैं आज प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु मुझे बाहर निकालना तुम दोनों का काम रहा। जगमोहन और राणा जोरों से चौंके। क्या कह रहे हो तुम? राणा के होंठों से निकला। तुम आज भीतर प्रवेश कर जाओगे महल के तहखाने में? जगमोहन की आंखों में चिंता बरस रही थी। हाँ, विजय राठौर के साथ जाते ही मेरी डकैती का काम शुरू हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? राणा ने बेचैनी से पहलू बदला। क्यों नहीं हो सकता? देवराज चौहान ने उसे देखा। राणा फौरन कुछ न कह सका। तुम राठौर के साथ भीतर जाओगे और वहीं रह जाओगे? राणा बोला। यही कहना चाहते हो ना? हाँ। राठौर तुम्हें भीतर रहने देगा? ये मेरा काम है। नहीं, वो तुम्हें भीतर नहीं रहने देगा। वो जब आखिरी समय मैं उसे नजर ही नहीं आऊंगा तो वो क्या करेगा? राणा। राणा देवराज चौहान को देखता रहा। तब राठौर यही समझेगा कि मैं वहां से चला गया हूं। वो तो ये सोच भी नहीं सकेगा कि मैं महल के तहखाने में ही किसी जगह छिपा पड़ा हूं। ये विचार तो उसे सपने में भी नहीं आएगा। राणा होठ कांटने लगा। जगमोहन के हाव भाव में भी चिंता और व्याकुलता नजर आने लगी थी। तुम्हारी ये सब बातें मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही देवराज चौहान। ये तो तुमने मरने का सामान इकट्ठा कर लिया है। राणा की बात सुनकर देवराज चौहान मुस्कुराया। ये क्यों नहीं कहते कि मैं करने अरबों की दौलत इकट्ठी करने समेटने जा रहा हूं। उसके चांस कम ही लगते हैं, जगमोहन ने कहा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? इतनी बड़ी दौलत के लिए ये खतरा ज्यादा नहीं है। जगमोहन ने कुछ कहना चाहा कि होंठ भींच लिए। तुम पहले अपनी बात पूरी करो। राणा की आंखें सिकुड़ी हुई थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर कहने लगा। राठौर का कहना है कि कल हीरे जवाहरात तहखाने में ठीक उसी तरह रख दिए जाएंगे जैसे कि नीलामी के समय होंगे, जबकि 2 दिन बाद की तारीख नीलामी के लिए तय है।
और 2 दिन वो लोग ये चेक करेंगे कि कोई उन्हें लूटने की चेष्टा कर सकता है तो कहाँ से कर सकता है। यानी कि कल ही जवाहर सिंघानिया का चीफ सिक्योरिटी गार्ड कमांडो और अपने कमांडोज के साथ महल को अपने घेरे में ले लेगा। और सरकार की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी भी कल से ही लागू हो जाएगी। हर काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, सिर्फ नीलामी को छोड़कर। नीलामी कल और परसों के बाद अगले दिन शुरू होगी। कहते रहो। राणा की आंखें उसी प्रकार सिकुड़ी हुई थी। जगमोहन के होंठ भी भिजे हुए थे। जाते समय मैं अपने साथ कुछ ऐसा लेता जाऊंगा जिसमें उन सारे हीरे जवाहरात को भर सकूं। ये काम मैं कल रात को करीब 10 बजे शुरू करूंगा। मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे में ये सारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि कल पहली रात होगी और इस बात का भी उन्हें पूरा विश्वास होगा कि हीरे जवाहरात कोई नहीं लूट सकता। इसलिए उन सब बातों को मद्देनजर नजर रखते हुए इसलिए उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए वे सब लोग थोड़े बहुत तो लापरवाह होंगे ही। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। करीब 12 बजे तक मैं उन हीरे जवाहरातों को पैक कर लूंगा। फिर समस्या होगी बाहर निकलने की, जो कि अपने आप में सबसे कठिन और अहम काम होगा, हमारी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा। अगर मैं उन हीरे जवाहरातों के साथ वहां से निकल गया तो डकैती सफल, नहीं तो कुछ भी नहीं। और उस कुछ भी नहीं के साथ तुम भी नहीं बचोगे देवराज चौहान। राणा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। वो लोग किसी भी हालत में तुम्हें जिंदा छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, खासतौर से सिंघानिया के कमांडोज। मैं जानता हूं, इस तरफ भी मेरा पूरा ध्यान है, देवराज चौहान ने गंभीरता से कहा। जो कुछ भी तुमने बताया है उस हिसाब से तुम्हारे मारे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जगमोहन ने बेहद गंभीर और स्पष्ट स्वर में कहा। जरा से भी चूक होते ही तुम मार दिए जाओगे, और वो चूक मुझसे नहीं, बाहर मौजूद तुम दोनों में से ही किसी से होगी, अगर हुई तो। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभर आई। तुम दोनों बाहर रहोगे और ठीक 12 बजे हरकत में आओगे, चाहे गोलियों से या बारूद के धमाकों से। कैसे भी सिंघानिया के कमांडोज और पुलिस को वहां से हटाना होगा। उन्हें ये लगे कि उनका दुश्मन या हीरे जवाहरात लूटने की चेष्टा करने वाला भीतर नहीं, बाहर है। ये सब कुछ इस तरह करना होगा कि मैं महल के तहखाने से हीरे जवाहरात के साथ आसानी से निकल सकूं, बाहर तक आ सकूं। अगर उन सब का ध्यान महल के तहखाने की तरफ ही रहा तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिल सकेगी, फिर शायद मौत ही मिले। देवराज चौहान के शब्दों के साथ ही कार में पैना सन्नाटा छा गया। ये सब करने में तो हमसे कभी भी चूक हो सकती है, राणा ने बेचैनी से कहा। किसी की गोली हमें भी लग सकती है। ऐसी स्थिति में हम उनके साथ लड़ाई कैसे करेंगे? या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि। राणा ठीक कह रहा है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि हम वहां पर मौजूद सरकारी सिक्योरिटी सिस्टम को या सिंघानिया के कमांडोज का ध्यान बांटने में सफल होंगे। ये तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी। सफल हुए तो ठीक, नहीं तो नहीं। हम सिर्फ दो हैं। बारूद और गनों का भी कहीं से इंतजाम कर लेंगे, परंतु उनकी संख्या 50 से ऊपर होगी। सबके हाथों में हथियार होंगे। हम किस किस को बारूद से उड़ाते रहेंगे या किस किस को गोली मारते रहेंगे? अंधेरे में कोई ना कोई तो हमारे लिए मुसीबत बनकर खड़ा होगा। हमें अपनी परवाह नहीं है, परंतु जिस काम के लिए ये सब किया जा रहा है वही पूरा नहीं हुआ तो क्या फायदा? तुम हीरे जवाहरात के साथ बाहर नहीं आ सके तो हीरे जवाहरात के साथ साथ तुम भी गए, और शायद हम भी, या हम में से कोई एक। ये सारा सिलसिला जमने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि हम एक बार फिर सारे हालात पर गौर करके कोई अच्छी योजना बनाएं। देवराज चौहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, सारे हालातों पर गौर करके हम कोई अच्छी योजना भी बनाएंगे, बशर्ते कि इसमें असफल रहें और जिंदा भी रहें तो, जगमोहन ने शब्दों को चबाकर कहा। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराता रहा। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए भावों को जगमोहन पहचान चुका था, और वो समझ चुका था कि देवराज चौहान जो कुछ सोच चुका है उसे पूरा करके ही रहेगा।
और लाख समझाने पर भी वो पीछे नहीं हटने वाला। जान का खतरा देखकर पीछे हटना देवराज जान का खतरा देखकर देवराज चांद पीछे हटने वाला नहीं था। गजाला से टक्कर लेने के लिए उसे दौलत की आवश्यकता थी, जिसके लिए देवराज चांद आंखें मूंद कर आग के दरिया में भी कूद सकता था। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम्हारी इस योजना में तुम्हारी ही जान जाने के चांसेस ज्यादा हैं, राणा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी सलाह मानो तो। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी राणा, देवराज चौहान ने मुस्कुराते शब्दों में कहा। राणा ने होंठ भींच लिए। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर उछाल दिया। अब तुम दोनों सरकारी सिक्योरिटी और सिंघानिया के कमांडोज को कैसे रोकोगे? किन हथियारों के दम पर रोकोगे? ये तुम लोगों का मामला है। हथियार जैसलमेर से कहाँ से मिलेंगे, ये भी तुम लोगों को ही देखना है। और इन सब कामों को ये सोचकर करना कि अरबों का मामला है। अगर विजयी रहे तो बहुत बड़ा माल हमारे हाथ लगेगा। वो तो ठीक है, परंतु तुम बहुत बड़े खतरे में जा रहे हो, राणा ने चिंतित लहजे में कहा। मेरी फिक्र मत करो, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मैं अपने हिस्से का काम बखूबी अंजाम दे दूंगा। तुम दोनों ने अपने हिस्से का काम निपटाना है। जगमोहन होंठ भींचकर बाहर देखने लगा। देवराज चौहान खुद को इस तरह खतरे में डालकर डकैती करे, ये बात जगमोहन को पसंद नहीं आ रही थी। परंतु अब देवराज चौहान को उसके इरादे से हटाना संभव भी नहीं था। जिस तरह वो डकैती करने जा रहा था, उसमें भारी रिस्क था। सफलता कम और जान जाने के चांसेस ज्यादा थे। राठौर इंतजार कर रहा है, देवराज चौहान ने कहा। उसे महल में भी पहुंचना है सामान के साथ। उसके देर होने से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और अभी मुझे भी अपना हुलिया बदलना है। साथ ही प्लास्टिक की किसी ऐसी छोटी सी बोरी या मजबूत बड़े लिफाफे का भी इंतजाम करना है, जिसमें हीरे जवाहरात भरे जा सकें और उसे सुरक्षित बाहर लाया जा सके। ये सामान तुम अपने साथ लेकर जाओगे? जगमोहन ने पूछा। हाँ, और अगर ये उनकी निगाह में आ गया तो मुसीबत में फंस सकते हो। जो काम मैंने करना है वो तो करना ही है, देवराज चौहान ने कहा। इसलिए ये बताना छोड़ दो कि कब कहाँ क्या खतरा आ सकता है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, जो हमने सोचा है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक कहते हो, राणा ने गंभीरता से सिर हिलाया। राठौर को बुलाओ, यहां से चलते हैं, देवराज चौहान बोला। राणा और जगमोहन ने राठौर पर निगाह मारी। देवराज चौहान, राणा ने गंभीर स्वर में कहा, यह राठौर उस समय तुम्हारे लिए भारी खतरा बन सकता है जब तुम तहखाने में रह जाने के लिए वहां छिपोगे। अगर इसकी निगाहों में तुम्हारी हरकत आ गई तो ये तुम्हें हर हालत में साथ लेकर ही बाहर निकलेगा। यानी कि तुमने जो भी करने की सोची है वो कर नहीं पाओगे। तुम राठौर की परवाह मत करो, बुलाओ उसे, चलते हैं, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने राठौर को बुलाया। वो भीतर बैठा। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। कार में खामोशी ही थी। राठौर कभी एक को देखता तो कभी दूसरे को। छाई चुप्पी को उसने भी महसूस किया, परंतु बोला कुछ नहीं। 15,000 की गर्मी उसके कपड़ों में दबी पड़ी थी और वो गर्मी उसे इधर उधर की बात ना सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान के सिर पर छोटे छोटे बाल नजर आ रहे थे। नकली मूंछें ऊपर की तरफ उमेठी हुई थी। गाल का बड़ा सा हिस्सा शेव करके चमका रखा था। सिर पर राजस्थानी पगड़ी बंधी थी। शरीर पर धोती कुर्ता और पांव में तिल्ले वाली जुत्ती। आधी पिंडलियां नंगी नजर आ रही थी। कंधे पर साफा डाल रखा था और नंगी पिंडलियां बाह, हाथ और चेहरे पर कुछ ऐसा रंग लगा लिया था कि नजर आता शरीर मैला और भद्दा लगे। विजय राठौर उसके साथ था। देवराज चौहान ने राठौर की बोरी सिर पर उठा रखी थी। देखने में देवराज चौहान किसी दुकान का घटिया कर्मचारी नजर आ रहा था। सामने ही सिंगानिया का महल था। 2 मंजिला महल, जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था।
पहाड़ी पत्थरों और पुराने वक्त के मजबूत सामान के साथ बना महल बहुत अच्छा लग रहा था। महल की बाहरी चार दीवारी करीब 15 फुट ऊंची थी और प्रवेश करने वाली जगह पर 25 फीट ऊंचा और करीब 60-70 फुट चौड़ा लोहे की सलाखों वाला मजबूत फाटक था, जिस पर वर्दीधारी दो दरबान मौजूद थे और पास में चार गनमैन, जो यकीनन राजन सकोलिया के कमांडोज थे। बोरी सिर पर रखे देवराज चौहान राठौर के पीछे पीछे धीमी गति से चल रहा था। उसकी पैनी निगाह हर तरफ दौड़ रही थी। जो भी बात हो, तुम बीच में मत बोलना, राठौर ने धीमे स्वर में कहा। अच्छा। वो लोग पहली कोशिश यही करेंगे कि कोई फालतू का आदमी अंदर ना जाए, राठौर ने दबे स्वर में कहा। लेकिन तुम्हें भीतर तो ले जाना ही है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ पलों उपरांत देवराज चौहान और राठौर महल के एक गेट पर पहुंचे। दरबान तो अपनी जगह खड़े रहे, परंतु उन चार में से दो गनमैन उनके सामने आ गए। एक ने बोरी को गन से ठकठकाया और सख्त स्वर में बोला, इसमें क्या है? सामान है, बिजली का, राठौर ने सामान्य भाव से कहा। दिखाओ। उतार बोरी, दिखा दे साहब को। राठौर का स्वर पहले जैसा ही था। देवराज चौहान ने थके अंदाज में बोरी सिर से उतारी और नीचे रखकर चंद गहरी सांसें लेने के पश्चात बोरी के मुंह पर लगी गांठ खोलने लगा। इस दरमियान विजय राठौर ने बीड़ी सुलगाई और कच लेने लगा। देवराज चौहान बोरी खोलकर सीधा खड़ा हो गया। गनमैन ने बोरी के भीतर देखा, अच्छी तरह हाथ से टटोला, अपनी पूरी तसल्ली की। उठाओ बोरी को, आखिरकार गनमैन ने बोरी को गन की नाल से ठकठकाते हुए कहा। देवराज चौहान बोरी का मुंह बांधने में व्यस्त हो गया। इस बीच शांति छाई रही। जब बोरी का मुंह बांधकर देवराज चौहान उसे सिर पर रखने के लिए उठाने लगा तो दूसरा बोला, नीचे रहने दो बोरी को। फिर उसने राठौर को देखा। इसकी मजदूरी देकर इसे चलता करो। मजदूरी? राठौर के चेहरे पर अजीब से भाव लाकर हैरानी से बोला। हाँ, यहां से बोरी उठाकर तुम खुद भीतर ले जाओ, उसने पूर्ववत लहजे में कहा। लेकिन भाई, ये तो तनख्वाह पे है, हमारी दुकान पर काम करता है, राठौर बोला। दुकान पर काम करता है? उसने आंखें सिकोड़ कर कहा। हाँ। तो भीतर क्या मेला लगाया जैसे साथ ले जा रहा है? विजय राठौर चेहरे पर उखड़ेपन के भाव ले आया। देख भाई, तुम मुझसे ठीक तरह से बात करो। मैं कुछ चोर लुटेरा नहीं है जो तुम इस तरह बात कर रहे हो। मेहनत करता हूँ और पेट भरता हूँ। बेकार की धौंस मुझे मत दो। ये कहने की क्या जरूरत है कि भीतर मेला लगाए? तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि भीतर लाइट वगैरह का काम हो रहा है। सामान कम पड़ गया था, वो लेने गया था, और तुम हो कि सामान लेने गए थे, सामान आ गया, गनमैन ने सख्त स्वर में कहा। दुकान में काम करने वाला सामान की बोरी उठाकर यहां तक भी ले आया। अब इसे वापस भेज। भीतर ले जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो ले जा रहा हूं, नहीं तो बोरी मैं भी उठाकर भीतर ले जाता, राठौर ने अड़ियल टट्टू की तरह कहा। हमें आज ही सारा काम करना है। भीतर एक दो आदमी कम पड़ रहे हैं जो काम करने वालों को सामान पकड़वा सकें, सो इसे साथ ले आया। अब तुम्हें इन बातों का क्या पता? ये तो हम काम करने वालों को पता है कि काम कैसे होता है, किसकी कब हमें जरूरत है। तुम क्यों रोकते हो? दो पल गनमैन राठौर को घूरता रहा, फिर देवराज चौहान को देखा। तो इसे भीतर ले जाना जरूरी है? हाँ, वही तो कह रहा हूं, विजय राठौर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा। नाम क्या है तेरा? गनमैन ने देवराज चौहान से पूछा। मनसाराम, बताया राठौर ने। दोनों गनमैनों ने चंद कदमों की दूरी पर खड़े अन्य गनमैन को देखा तो उसने सिर हिलाकर उखड़े स्वर में कहा, लिस्ट में नाम नोट कर, जाने दे इसे। ये शब्द सुनते ही गनमैन ने जेब से कागज निकाला और देवराज चौहान का नाम मनसाराम नोट कर लिया और कागज पुनः जेब में रख लिया। जाऊं हुजूर? राठौर ने बीड़ी फेंकी। जाओ। चलो भाई मनसाराम, राठौर ने कहा और
लापरवाही से गेट की तरफ भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान ने सिर पर रखी पगड़ी ठीक की और बोरी उठाकर सिर पर रखते हुए थके हुए अंदाज में आगे बढ़ गया। दाएं बाएं पार्क और फुलवाड़ी थी। वहां कई तरह के पेड़ और पौधे लगे हुए थे। लाल बजरी की कृत्रिम सड़क महल के मुख्य द्वार की तरफ जा रही थी। चंद गनमैन भीतरी हिस्सों में भी टहल रहे थे। राठौर थोड़ा सा धीमा हुआ। देवराज चौहान उसके बराबर पहुंचा। देखा, साले कैसे रोक रहे थे, राठौर ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। अब सुन लो, भीतर मेरा मालिक होगा, वो तुम्हारे बारे में पूछेगा। तब तुमने यही कहना है कि तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो, गरीब हो और कुछ काम करने के सिलसिले में जैसलमेर आए हो, और मैं तुम्हें साथ ले आया हूं। समझे कि नहीं? विजय राठौर का स्वर धीमा था। सब समझ रहा हूं, तुमने बोल दिया। सब समझ रहा हूं, तुम सिर्फ बोल दिया करो जो कहना चाहते हो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। विजय राठौर मूंछों को उमेटता हुआ आगे बढ़ता रहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान और विजय राठौर ने महल के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश किया। मुख्य द्वार पर भी दो गनमैन मौजूद थे। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, अलबत्ता देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। जल्दी मनसाराम, जल्दी, राठौर खुद को व्यस्त दिखाता चलते हुए पलट कर बोला। थकान दिखाते हुए देवराज चौहान ने और भी जल्दी चलने का प्रयत्न किया। राठौर के ऐसा कहने का मात्र यही कारण था कि अगर मुख्य द्वार वाले गनमैन का इरादा उन्हें रोकने और देवराज चौहान से पूछताछ करने का हो तो वो उसे छोड़ दे, ताकि उनका वक्त बर्बाद ना हो। सामने ही सजा सजाया भव्य खूबसूरत हॉल था। फर्श तो नजर नहीं आ रहा था। लाल रंग का मखमली कालीन दूर, बहुत दूर तक, हर तरफ दाएं बाएं बिछा नजर आ रहा था। इस कालीन के रंग से वहां की शोभा ही कुछ और हो रही थी। दीवारों पर ऑयल पेंटिंग्स और शेरों की खालें लगी हुई थी। ऐसी ही ढेरों अमूल्य सजावट का सामान वहां था। वहां पर 6 गनमैन मौजूद थे। एक बार में ही उन 6 पर देवराज चौहान की निगाह फिर गई। देवराज चौहान ने इस बात को स्पष्ट महसूस किया था कि हर गनमैन खतरनाक, सख्त और क्रूरता से भरा था, और अपने फर्ज के प्रति कोई भी लापरवाह नहीं था। यानी कि राणा की ये बात सच थी कि जरूरत पड़ने पर, वक्त आने पर ये गनमैन वास्तव में सामने वालों को फौरन उड़ा देंगे। इधर, इधर को, विजय राठौर की आवाज सुनकर देवराज चौहान सिर पर बोरी रखे उसी तरफ घूमता चला गया। मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही बाईं तरफ 20 गज आगे छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा था। उस दरवाजे पर 2 गनमैन मौजूद थे और वो दरवाजा 2 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा था। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तहखाने का दरवाजा? मन ही मन देवराज चौहान सतर्क हो गया। उस दरवाजे के पास पहुंचकर राठौर ठिठका और पलटकर अधिकार भरे स्वर में देवराज चौहान से बोला, बोरा नीचे उतार, हाथ से उठाकर भीतर ला, दरवाजा छोटा है। देवराज चौहान ने लंबी सांस लेकर सिर पर चढ़ा रखा बोरा नीचे उतारा। बोरे में क्या है? दोनों गनमैनों में से एक ने पूछा। बिजली का सामान है भाई, राठौर गहरी सांस लेकर बोला। यहाँ तो कुछ लाना भी मुसीबत मोल लेना है। जगह जगह पर बताना दिखाना पड़ता है कि बोरे में क्या है। एक गनमैन बोरा खोलकर उसे चेक करने लगा। दूसरे गन दूसरे ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम अकेले गए थे? उसने राठौर को देखा। हाँ। क्यों? फिर इसे साथ क्यों लाए? कौन है ये? अरे भाई, इन सब बातों का जवाब मैं बाहर दे चुका हूं, राठौर ने झल्लाहट दिखाते हुए कहा। ये हमारी दुकान का आदमी है, भीतर आदमी कम पड़ रहे थे, साथ ले आया हूं। नाम क्या है इसका? मनसाराम, राठौर ने और भी लंबी सांस ली। तब तक पहले वाले ने तब तक पहले वाले गनमैन ने बोरी चेक कर ली थी। बांध लो बोरी, राठौर ने देवराज चौहान से कहा। फिर गनमैनों को देखा। कुछ और पूछना है?
दोनों की गहरी निगाह पुनः देवराज चांद पर जा टिकी। बाहर इसका नाम नोट करा दिया है? हाँ, ठीक है, जाओ। चल भाई मनसाराम, राठौर ने कहा और आगे बढ़कर झुकते हुए 5 फीट ऊंचे दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान ने बिना जल्दी दिखाए बोरी का मुंह बांधा, फिर उसे दोनों हाथों से थामे संभल संभल कर झुकते हुए दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। सामने सीढ़ियां थी और इतनी चौड़ी थी कि एक आदमी आराम से सीढ़ी पर लेट सकता था। देवराज चांद छोटी से छोटी बात भी नोट कर रहा था। बाद में जाने कौन सी बात उसके काम में आ सके। 3-4 सीढ़ियां पार विजय राठौर खड़ा उसे देख रहा था। दरवाजे पर दोनों गनमैन थे, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की। राठौर पुनः सीढ़ियां उतरने लगा। देवराज चौहान बोरी थामे सीढ़ियां तय कर रहा था। 8-10 उदार मोड़ पार करने के पश्चात वो तहखाने में पहुंचे। देवराज चौहान तहखाने को देखता ही रह गया। कहने को वो तहखाना था, क्योंकि वो अंडरग्राउंड बना हुआ था, ताकि 4 बारातें एक साथ उस जगह का इस्तेमाल कर सकें। फर्श पर कीमती कालीन था, जिसने सारे फर्श को ढांप रखा था। सीढ़ियों में भी दिन का उजाला था, और उसी तरह इस तहखाने में भी। छत पर खूबसूरत कीमती फानूस तीव्र प्रकाश फैला रहे थे। वो कम से कम 50 के करीब वो कम से कम 50 के करीब फानूस थे। इसके अलावा दीवारों पर रोशनी का भरपूर प्रबंध किया हुआ था, और सारी रोशनियों का केंद्र तहखाने का सेंटर था, जहां यू आकार की 5 फुट चौड़ी और करीब 100 फुट लंबी टेबल थी, जो कि घूमकर वापस आ रही थी। यानी कि यू के आकार की घुमावदार टेबल की लंबाई देखी जाए तो करीब 200 फुट थी। रोशनी में वो टेबल सूर्य के प्रकाश की भांति जगमगा रही थी, और उस पर शीशे के छोटे बड़े गोल चौड़े कई तरह के आकारों के शोकेस मौजूद थे, परंतु वो पूरी तरह खाली थे। दीवारों पर सीनरी और ऑयल पेंटिंग्स मौजूद थी, और करीब 18 फीट ऊंची छत के करीब छोटे छोटे रोशनदान मौजूद थे, जिनमें मोटी मोटी सलाखें मजबूती के साथ फिट थी। और उस यू आकार के ठीक भीतर शीशे का एक ऐसा केबिन था, जिसमें कि एक साथ सिर्फ 2 व्यक्ति ही खड़े हो सकते थे। बैठने का कोई प्रबंध नहीं था, और शीशे के उस केबिन की हर साइड दो दो छेद बने हुए थे, करीब 2 इंची के छेद। उस केबिन को देखते ही देवराज चौहान की आंखों में सिकुड़न उभरी। इस वक्त तहखाने में करीब 15 व्यक्ति थे, जो लाइट फिटिंग का काम करने में व्यस्त थे, और 4 गनमैन थे, जिनमें से 2 घूम रहे थे और 2 कुर्सियों पर बैठे थे। हालांकि अभी वहां उनका कोई खास काम नहीं था, परंतु वे पूरी तरह सतर्क थे और हर तरह के हालात के लिए तैयार थे। धीरे धीरे उनकी निगाह नए आए देवराज चौहान की तरफ उठने लगी। राठौर ने देवराज चौहान को देखा। मनसाराम, रुक क्यों गया? आ जल्दी आ, बोरी वहां रख दे। राठौर की आवाज पर देवराज चौहान फौरन हिला और बोरी उठाए उस तरफ बढ़ा जिस तरफ उसे रखने को कहा गया था। राठौर उससे 2 कदम आगे था। जहां राठौर ने कहा था, देवराज चौहान ने बोरी वहीं रखी। तभी 50 बरस का अमीर सा लगने वाला शालीन व्यक्ति उनके पास पहुंचा। तुमने तो सामान लाने में बहुत देर लगा दी। करीब आते ही वो बोला, मैं तो दुकान पर किसी और को भेजने वाला था, क्योंकि यहाँ पर काम रुकने जा रहा था। माफ करना मालिक, थोड़ी देर हो गई। राठौर ने फौरन अपनी गलती मानी। ये कौन है? उसके मालिक ने उसे देखा। मनसाराम है मालिक, मेरा दूर का रिश्तेदार है। बेकार था, मैंने कहा जैसलमेर आना, यहाँ तुझे कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। सामान लेकर दुकान से निकला तो ये टकरा गया। तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? सोचा घूम लेगा, यहाँ जरूरत पड़ी तो हमारे काम में हाथ भी बटा देगा। सामान की बोरी भी यही उठा के लाया है। तभी देवराज चाह ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप अपने यहाँ ही कोई काम दे दीजिए, मैं फिर बात करना। दुकान पर ऐसी बातें होती हैं, उसने कहा, और फिर राठौर को देखा। राठौर, अलार्म मैंने फिट कर दिया है, परंतु उन अलार्मों को बजाकर चेक करना तुम्हारा काम है कि वो ठीक फिट हैं कि नहीं।
जब आपने फिट कर दिया है तो फिर गलत कैसे हो सकते हैं? राठौर ने मालिक को फूंक दी। फिर भी अच्छी तरह चेक कर लेना। सिंघानिया जैसे आदमी का काम हम कर रहे हैं। अगर कहीं कमी रह गई तो वो हमारे हक में ठीक नहीं होगा। बाकी कामों को छोड़कर तुम सिर्फ अलार्म चेक करो। मेरे साथ आओ। अलार्म के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर है। अलार्म शब्द सुनते ही देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो उठा। राठौर अपने मालिक के साथ चलने लगा तो देवराज चौहान से बोला, तुम मेरे साथ आओ मनसाराम और देखो कैसा काम होता है और कैसे किया जाता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए सिर पर बांध रखी पगड़ी ठीक की और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अन्य आदमी बिजली के काम में व्यस्त थे। काम करीब करीब पूरा होता नजर आ रहा था। राठौर, उसका मालिक और देवराज चौहान यू के आकार की टेबल पर रखे शीशे के जारों के करीब पहुंचकर ठिठके, जो कि शो केसिंग की शक्ल में थे। राठौर, स्विच ऑन करो। विजय राठौर अपनी जगह से हटा और यू आकार के कोने में पहुंचकर उसने टेबल के नीचे हाथ डाला। फिर पलटकर वापस आ पहुंचा। देवराज चौहान राठौर की एक एक हरकत गौर से देख रहा था। स्विच ऑन कर दिया है मालिक। अब इन सारे शोकेसों को चेक करो। चेक करने में कोई लापरवाही मत करना। जी। कहने के साथ ही राठौर ने देवराज चौहान को कहा, मनसाराम, मैंने जहां टेबल के नीचे हाथ डाला था वहां पर छोटा सा स्विच है। तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। जब भी अलार्म बजे स्विच को फौरन ऑफ करके फिर ऑन कर देना। तुम बस यही काम करते रहना। लेकिन अलार्म बजेगा कैसे? देवराज चौहान ने ये जानबूझकर उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। ये सारे शोकेस देख रहे हो ना? जब भी मैं इन्हें खोलूंगा अलार्म बजने लगेगा, या इनका ढक्कन उठाऊंगा तो भी अलार्म बजने लगेगा। राठौर ने बेहद शांत लहजे में कहा। इन शिव केसों में से तारें निकलकर नीचे जा रही हैं और तारों को खास तरह से मोड़कर हमने अलार्म सिस्टम तैयार किया है। हमारे मालिक ऐसे कामों में बहुत एक्सपर्ट हैं और कभी सरकारी खुफिया विभाग में यही काम किया करते थे। देवराज चौहान ने दाएं बाएं सिर हिलाया। फिर तो ये बहुत बड़े आदमी हुए। वो तो हैं ही, लेकिन वो अलार्म कहाँ है जो बजेगा? देवराज चौहान ने एकाएक पूछा। बाहर, महल के मुख्य द्वार पर। और वहां तक के लिए तार इस तरह बिछाई गई है कि कोई भी तलाश नहीं कर सकता। किसी को पता नहीं चल सकता कि भीतर से कोई तार महल के मुख्य द्वार पर लगे खतरे के अलार्म तक जा रही है। राठौर ने जैसे अपने मालिक की तारीफ की। देवराज चौहान समझ गया कि बाहर जाने वाली तार को फर्श में पाइप डालकर उसे अंडरग्राउंड करके महल के मुख्य द्वार तक ले जाया गया होगा। तुम्हें जो कहा है वही करो। राठौर का मालिक देवराज चौहान से बोला। हमें जरूरी काम निपटाना है। देवराज चौहान पगड़ी संभालता हुआ टेबल के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां पर टेबल के नीचे स्विच लगा रखा था। उसने स्विच तलाश किया, फिर राठौर को देखा। राठौर और उसका मालिक उसे ही देख रहे थे। देवराज चौहान को तैयार देखकर राठौर टेबल के शुरू में पहुंचा और पहले नंबर पर रखे शीशे के शोकेस का छोटा सा दरवाजा नुमा ढक्कन खोला। ठीक तभी कानों को फाड़ देने वाला शोर पैदा हो गया। कहने को वो खतरे का अलार्म था, परंतु किसी मिल का भोंपू लग रहा था। देवराज चौहान ने तुरंत स्विच ऑफ किया तो उसी समय बजते अलार्म की आवाज बंद हो गई। राठौर ने शीशे के दूसरे शोकेस को खोला तो उस पर भी अलार्म बज उठा। देवराज चौहान ने पुनः स्विच ऑफ किया तो अलार्म बजना बंद हो गया। देवराज चौहान ने फिर स्विच ऑन कर दिया। राठौर तीसरे शीशे के शोकेस की तरफ बढ़ा। राठौर का मालिक भी राठौर के साथ साथ कदम बढ़ाए जा रहा था। हर छोटे बड़े शोकेस को चेक करके देखा जा रहा था कि उसे छेड़ने पर अलार्म बजता है कि नहीं। देवराज चौहान को स्विच ऑफ ऑन करने की जो ड्यूटी सौंपी गई थी वो उसे पूरा किया जा रहा था। साथ ही उसे तसल्ली मिली थी कि इत्तेफाक से उसे अलार्म सिस्टम के बारे में मालूम हो गया था। नहीं तो हो सकता था कि अलार्म की जानकारी ना होने पर जब वो हीरे जवाहरात समेटने की चेष्टा करता तो फंस जाता। ये तो स्पष्ट जाहिर था कि जवाहर सिंघानिया ने अरबों के जो हीरे जवाहरात नीलाम करने थे वो इन्हीं शीशों के केसों में रखे जाने थे। वहां मौजूद चारों गनमैन भी अलार्म बजने और बंद होने को देख रहे थे। देवराज चौहान की तरफ से पूरी तरह उनकी तवज्जो हट गई थी।
वो समझ गए थे कि वो भी इन्हीं का साथी है। राठौर ने भी जानबूझकर देवराज चांद को स्विच ऑफ ऑन करने पर लगाकर उसे व्यस्त कर दिया था, ताकि कहीं उसे फालतू का घूमता पाकर कोई गनमैन पूछताछ के लिए उसके पास ना आ पहुंचे। और इन सब कामों के दौरान देवराज चांद की निगाह रह रहकर उस आदमकद शीशे के बॉक्स की तरफ उठ रही थी, जो यू आकार के टेबल के बीचों बीच मौजूद था, जिसके वहां होने या रखने की कोई वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। और जो वजह समझ आ रही थी वो उसके लिए बेहद खतरनाक थी। विजय राठौर और उसके मालिक ने यू आकार की टेबल पर मौजूद शीशे के बॉक्स को चेक कर लिया कि उन्हें खोलने पर अलार्म बज उठता है, यानी कि सब ठीक है। फिर वो बिजली के आखिरी काम में व्यस्त हो गए। इतने लोग होने पर भी शोर ना के बराबर हो रहा था। राठौर के साथ चिपका देवराज चौहान अपने मतलब की बातें नोट किए जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने तहखाने में प्रवेश किया। वो चार थे। देवराज चौहान की छिपी छिपी निगाह उन पर जा पड़ी। कुछ देर बाद उसे मालूम हुआ कि वहां पर गुप्त रूप से वीडियो कैमरे और दूसरे कैमरे भी फिट थे। अब उन्हें चेक किया जा रहा था, यानी कि सिंघानिया ने हर चीज का प्रबंध कर रखा था। हो सकता है कुछ और भी प्रबंध हो जो अभी उसकी निगाह में ना आया हो। इन सब बातों के साथ देवराज चांद की निगाहें उस स्थान को भी खोज रही थी जहां पर उसने खुद को छिपाना था, परंतु ऐसी कोई भी जगह उसे नजर नहीं आ रही थी। अभी यहाँ कितनी देर का काम और है? देवराज चांद ने राठौर के कानों में पूछा। 2-3 घंटे, बेहद धीमा स्वर था राठौर का। अब जाना चाहता था। रुक जा, मेरे साथ ही जाना। अकेला गया तो कोई पकड़ कर बिठा लेगा बाहर। ठीक है। देवराज चांद ने सिर हिलाया। यहाँ बाथरूम किस तरफ है? उधर। राठौर ने एक तरफ इशारा किया और अपने काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान राठौर की बताई दिशा की तरफ बढ़ गया। चलते चलते वो सिर पर बंधी राजस्थानी पगड़ी को इस तरह छेड़ रहा था जैसे उसे ठीक करने का प्रयत्न कर रहा हो। इस दौरान उसने जरा भी दाएं बाएं नहीं देखा था। वो जानता था कि वहां मौजूद चार में से दो गनमैनों की निगाह तो चंद पल उस पर रहेगी, जबकि उनकी समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ और क्यों जा रहा है। इन सब बातों के दौरान देवराज चौहान के मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी। यू आकार की टेबल के बीच रखा शीशे का आदमकद बॉक्स, वो उसे सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा था। सामने ही दरवाजा था। देवराज चौहान ने दरवाजे को धकेला और भीतर प्रवेश कर गया। वो बाथरूम था, इतना बड़ा कि कम से कम 20 बेड वहां पर आसानी से आ जाए। इतना खूबसूरत कि देखने वाला देखता ही रह जाए। वहां पर हर चीज का इंतजाम नजर आ रहा था, यहाँ तक कि नहाने का भी। बाथरूम की छत की तरफ के हिस्से में ऊपर रोशनदान मौजूद थे। कई पलों तक देवराज चांद खड़ा निगाहें घुमाता रहा। इस समय देवराज चांद को ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश थी जहां वो खुद को छिपा सके, ऐसे कि अगर कोई उसे तलाश करने की चेष्टा करे तो अपनी तलाश में कामयाब ना हो सके। परंतु देवराज चांद को वहां कोई भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी। वो आगे बढ़ा और हर जगह को अच्छी तरह चेक करने लगा। नहाने के लिए बड़े बड़े बाथरूम बने हुए थे। अगर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति थक कर बैठना चाहे तो उसके लिए एक तरफ आरामदेह कुर्सियां भी मौजूद थी। 6 बड़े बाथरूम थे वहां और स्पष्ट नजर आ रहा था कि उन्हें हाल ही में बनवाया गया था, शायद नीलामी को तहखाने में कराने की सोचकर। वरना मेहमानों के तहखाने में ऐसा बाथरूम होना मुमकिन नहीं था। एक बाथरूम में प्रवेश करने पर देवराज चांद ठिठका। उसकी निगाह और होंठ सिकुड़ गए। उसे बखूबी याद था कि अन्य बाथरूम के भीतर कोई दूसरा दरवाजा नहीं था, परंतु इस बाथरूम की पीछे वाली दीवार में दरवाजा स्पष्ट नजर आ रहा था। लेकिन उसकी फिटिंग ऐसी कर रखी थी कि एक बारी देखने पर वहां दरवाजा होने का एहसास नहीं होता था, मात्र दीवार ही लगती थी। देवराज चौहान ने बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद किया और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर उस दरवाजे को टटोलने लगा। यूं कि उस दरवाजे पर हैंडल नहीं लगा था यूं कि उस दरवाजे पर हैंडल नहीं लगा था दरवाजा खोलने के लिए। इसलिए उसे खोलने में उसे काफी दिक्कत पेश आई। अलबत्ता ये बात उसके हक में रही कि दरवाजा किसी तरह से लॉक नहीं था।
वो दरवाजा मात्र 2 फुट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा था। दरवाजा खुलते ही देवराज चांद को सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। बाथरूम के भीतर जल रही तीव्र रोशनी उस दरवाजे के भीतर पहुंची तो उसकी आंखें कुछ देखने के काबिल हुई। टॉर्च उसके पास नहीं थी कि सब कुछ भली भांति देख पाता, और भीतर रोशनी थी या नहीं, या फिर रोशनी का स्विच कहाँ था, उसे भी नहीं पता था। 2 पल वहां खड़े रहने के पश्चात धीरे धीरे वो भीतर प्रवेश कर गया। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त होती जा रही थी। ये जगह कितनी बड़ी थी देवराज चौहान नहीं समझ पाया, परंतु ये जान चुका था कि यहाँ पर कबाड़ ठूस रखा है, पुराना फर्नीचर, और भी जाने क्या क्या वस्तुएं। ये ज्यादा बड़ी जगह तो नहीं, फिर भी छोटी जगह नहीं थी। 20 बाई 30 फीट का बड़ा कमरा था। देवराज चौहान गंभीर निगाहों से कई क्षणों तक उस जगह को निहारता रहा। उसके ख्याल से ये जगह छिपने के लिए बहुत ही बढ़िया थी। यहाँ पर ज्यादा देर रहना ठीक नहीं था। बाहर मौजूद गनमैनों में से किसी को शक भी हो सकता था। देवराज चौहान वापस बाथरूम में पहुंचा और दरवाजे को ठीक तरह पहले की भांति बंद कर दिया। फिर हाथों वगैरह पर लगी मिट्टी को पानी से साफ किया और बाथरूम से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब देवराज चौहान के चेहरे पर तसल्ली के भाव थे कि उसकी एक बड़ी समस्या हल हो गई थी। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला, कदम बाहर रखा, फिर ठिठक गया। सामने ही गनमैन था जो बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। सिर्फ 2 कदम दूर था कि देवराज चौहान को बाहर निकलते देखकर ठिठक गया। फिर दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान फौरन सिर पर रखी पगड़ी को ठीक करने लगा, जैसे ही उसकी पुरानी आदत रही हो। फिर वो उसकी बगल से गुजरने लगा तो गनमैन ने सख्त स्वर में टोका, कहाँ गए थे? देवराज चौहान के चेहरे पर अपने पहनावे के अनुसार मासूम से भाव आए। अंदर। क्या करने? गनमैन की आवाज पहले जैसी थी। क्या करने? वही जो सब करने जाते हैं, देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। सब तो करके बहुत जल्दी आ जाते हैं, 10 मिनट नहीं लगाते, गनमैन ने होंठ भींच कर कहा। मैं जरा लंबा चला गया था, देवराज चौहान ने कहते हुए पेट पर हाथ रखा। गनमैन कई पलों तक उसे घूरता रहा। जा, गनमैन ने होंठ भींच कर कहा। देवराज चौहान बेहद शरीफ अंदाज में सिर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया, परंतु इस घटना से वो अच्छी तरह समझ गया था कि ये गनमैन मात्र गोली चलाने वाले नहीं हैं, दिमाग भी रखते हैं और नजर भी रखते हैं। इनकी निगाहों से छिप कर कुछ कर पाना इतना आसान नहीं है। इतने लोगों के बीच भी वे लोग उसे नहीं भूले कि वो बाथरूम गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा था। इस घटना के बाद देवराज चौहान सतर्क हो गया। राठौर के पास पहुंचकर देवराज चौहान उसके साथ खुद को व्यस्त दर्शाने लगा। वीडियो कैमरे और दूसरे कैमरे वाले अपना काम करने में व्यस्त थे। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। शाम के 5:30 बज रहे थे, परंतु तहखाने के भीतर सूर्य से भी तेज प्रकाश फैला हुआ था, ऐसा कि नीचे पड़ी सुई तुरंत निगाहों में आ जाए। सारे काम का सिलसिला तेजी से जारी था। अगला दृश्य। करीब 8 बजे सब काम समाप्त होते नजर आने लगे। वीडियो कैमरे और दूसरे कैमरे वाले भी अपना काम समाप्त करते जा चुके थे, काम समाप्त करके जा चुके थे। बिजली वालों का काम भी लगभग समाप्त होने को था। इसी बीच देवराज चौहान ने बेहद मुनासिब मौका देखकर बाथरूम में प्रवेश किया और उस बाथरूम में जाकर पीछे वाला दरवाजा खोला और अंधेरे में भरे कबाड़ के कमरे में जाकर बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। चारों तरफ खूब अंधेरा था, हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई दे रहा था। देवराज चौहान बेहद धीरे धीरे दीवार के साथ सरकता हुआ कुछ दूर दीवार के करीब ही सटकर खड़ा हो गया। वो इस बात की पूरी चेष्टा कर रहा था कि किसी प्रकार का शोर पैदा न हो, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि कबाड़ रूपी कमरे का ठीक तरह से भीतरी माहौल क्या है। और फिर गहरे अंधेरे में उसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। रोशनी का पता नहीं था कि वहां है भी या नहीं। फिर भी धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त होती जा रही थी। अगला दृश्य। जब चलने का समय आया तो विजय राठौर ने इधर उधर निगाह मारी देवराज चौहान के लिए, परंतु देवराज चौहान उसे कहीं भी नजर नहीं आया।
राठौर के माथे पर बल उभरे। उसने दाईं तरफ की मुंह चिमेट कर बहुत अच्छी तरह से वहां मौजूद आदमियों को देखा, परंतु देवराज चौहान यानी कि उसका मनसाराम उसे नजर नहीं आया। राठौर विचलित सा हो उठा। कहाँ चला गया? विजय राठौर के जिस्म के जर्रे जर्रे में बेचैनी भर आई थी, इसलिए कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो वो भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि वही उसे अपने साथ लाया था। और एक बात तो स्पष्ट थी कि इस तरह 15,000 देकर सिर्फ भीतर और बाहर जाने का स्पष्ट मतलब था कि वो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। परंतु राठौर ने यह सोचकर कि ये उनका काम है, वो जो भी करें उसे क्या, उसे तो नोट मिल रहे हैं, इस तरफ जरा भी गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन अब देवराज चांद को गायब हुआ पाकर उसका दिमाग इस तरफ भी चलने लगा। एकाएक विजय राठौर के चेहरे पर मौजूद तनाव हटता चला गया। होंठों से गहरी सांस निकल गई। वो समझ गया कि उसका मनसाराम और कहीं नहीं बाथरूम गया होगा। 2-3 मिनट बीतने पर विजय राठौर के मनसाराम की वापसी नहीं हुई तो राठौर होंठ काटते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मन में मनसाराम के प्रति ढेर सारी झल्लाहट उभर रही थी। खूबसूरत बाथरूम में पहुंचकर उसने वहां का जर्रा जर्रा देख डाला, परंतु देवराज चांद उसे कहीं भी नजर नहीं आया। विजय राठौर की खोपड़ी भक्क से उड़ने लगी। हाथ खुद ब खुद ही मूंछों पर पहुंच गया और उन्हें समेटने लगा। कहाँ गया मनसाराम? कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? वो कह तो रहा था कि बाहर जाना चाहता है, और अब भीतर कहीं भी नहीं था। विजय राठौर को यह विचार काफी हद तक ठीक लगा कि मनसाराम बाहर निकल गया होगा, परंतु जाने क्यों उसका दिल इस बात के लिए हामी नहीं भर रहा था। राठौर ने समझदारी इसी में समझी कि खामोशी से सबके साथ महल के तहखाने से निकल जाए। देवराज चौहान बाहर है कि भीतर, निकला है कि नहीं, इस बारे में सोचना छोड़ दे। वैसे ये बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि भीतर रहकर वो करेगा क्या? अगर नजर नहीं आ रहा तो यकीनन बाहर ही निकल गया होगा। राठौर ने मुंह धोया, रुमाल से चेहरा साफ किया, कपड़ों में ठूस रखे 15,000 को हाथ से थपथपाया और सामान्य चाल चलता हुआ बाहर आ गया। अब उनकी रवानगी की तैयारियां हो चुकी थी। विजय राठौर ने अपने मालिक से पूछा। विजय राठौर अपने मालिक के पास पहुंचा। चले? राठौर ने मालिक से पूछा। हाँ, उसके मालिक ने तसल्ली भरी निगाह से तहखाने में डालते हुए कहा। काम के पैसे ले लिए मालिक? राठौर ने जानबूझकर पूछा, जबकि उसके मस्तिष्क में देवराज चौहान ही घूम रहा था कि वो कहाँ चला गया, उसके कारण कोई रगड़ा पैदा ना हो जाए। आ जाएंगे पैसे, ये सिंगानिया का काम है। पैसे दुकान पर ही पहुंच जाएंगे। सामने वाले को देखकर ही पैसे मांगे जाते हैं। उसके मालिक ने सिर हिलाकर सामान्य भाव में कहा। उसके आदमियों ने अपना सारा सामान समेटा और दरवाजे की तरफ बढ़े। 2 गनमैन दरवाजे के करीब आ खड़े हुए थे। अन्य 2 तहखाने में इधर उधर घूम रहे थे। दरवाजे पर खड़े गनमैन निकलने वालों पर पैनी निगाह टिकाए हुए थे। विजय राठौर का दिल धड़क उठा कि अगर किसी ने देवराज चौहान के बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा। और वही हुआ जिसका विजय राठौर को डर था। जो ही वो बाहर निकलने को हुआ, एक गनमैन की निगाह तुरंत वहां मौजूद सब पर घूमी, जो कि 5-6 ही बचे थे। कदाचित उसे ध्यान आया कि इसके साथ बाद में एक और व्यक्ति बोरी उठाए यहां आया था। गनमैन को देवराज चौहान कहीं नजर न आया। विजय राठौर पहले ही मामले को भांप गया कि अब उससे क्या पूछा जाएगा। वो कहाँ है? गनमैन की निगाह राठौर पर जा टिकी। वो वो कौन? राठौर के होंठों से निकला। जो तुम्हारे साथ सिर पर बोरी उठाकर लाया था। गनमैन का स्वर सख्त था। ओह, मनसाराम गया तो है। कहाँ गया है? बाहर, राठौर ने बेहद सामान्य स्वर में कहा। गनमैन का चेहरा कठोर ही रहा, परंतु आंखों में दुविधा के भाव उभरे। मैंने तो नहीं देखा, गनमैन उसी स्वर में बोला। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर बाहर नहीं गया तो यहां ढूंढ लो, राठौर ने उखड़े स्वर में कहा। किसकी बात कर रहे हैं?
उसके साथी गनमैन ने पूछा। है एक, जो इसके साथ बोरी उठाकर आया था, वो मेरी नजर में था। फिर गनमैन ने तहखाने में फैले गनमैनों से कहा, बाथरूम चेक करना। एक गनमैन फौरन बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मिनट भर बाद वो बाथरूम से बाहर निकला। अंदर कोई नहीं है, बाथरूम चेक करने वाले गनमैन ने कहा। तभी दरवाजे पर खड़े गनमैन ने अपने साथी से कहा, हो सकता है वो निकल गया हो, तुमने उस पर ध्यान ना दिया हो, जाने दे। गनमैन ने कुछ नहीं कहा और राठौर को जाने का इशारा किया। राठौर ने मन ही मन मील भर लंबी चैन और राहत की सांस ली और सामान्य भाव चेहरे पर रखे आगे बढ़ गया। सीढ़ियां तय करता हुआ वो महल के विशाल भव्य हॉल रूपी ड्राइंग रूम में पहुंचा। पीछे वाले भी आ पहुंचे थे। महल के मुख्य द्वार पर खड़े गनमैनों ने अभी तक उन्हें बाहर नहीं जाने दिया था। जब सब इकट्ठे हो गए तो उन्हें महल के मुख्य द्वार से बाहर लाया गया। वो महल से निकल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, परंतु महल के परिसर में ऐसी तीव्र रोशनी फैली थी कि जैसे सूर्य निकला हो। एक गनमैन ने सबको लाइन में खड़ा होने को कहा। साथ ही बाहर मौजूद उस गनमैन को बुला लिया जिसके पास भीतर जाने वालों की लिस्ट थी। लाइन में खड़े हुए लोगों के नाम वो लिस्ट निकालकर पुकारने लगा। जिसका नाम आता उसे बाहर जाने को कह दिया जाता। विजय राठौर का चेहरा फक पड़ गया। उसकी ऊपर को मीठी जैसलमेरी मूंछ कांप उठी। वो समझ गया कि अब फंसा ही फंसा, क्योंकि उनमें देवराज चौहान नहीं था और उसे वो साथ लाया था। राठौर का मन जाने क्यों कह रहा था कि देवराज चौहान ने कोई गड़बड़ की है। वो बाहर नहीं निकला महल से, परंतु फिर भी अपने भगवान से वो इस बात की प्रार्थना कर रहा था कि देवराज चौहान महल से निकल गया हो और सामने वाले गनमैन के हाथ में थमी लिस्ट में से उसका नाम कट गया हो। एक एक करके सब बाहर की तरफ चले गए। वहां पर सिर्फ राठौर, उसका मालिक और एक अन्य व्यक्ति बचा था। मालिक ने तो जाहिर है कि अपने आदमियों के पश्चात ही वहां से रवाना होना था। और फिर उस गनमैन ने मनसाराम का नाम पुकारा। मनसाराम यानी कि देवराज चौहान वहां होता तो बोलता। गनमैन के माथे पर बल पड़ गए। उसने तीनों को ध्यान से देखा, फिर लिस्ट पर निगाह मारी। उसके बाद उसकी निगाह राठौर पर जा टिकी। ये मनसाराम तुम्हारे साथ आया था ना, बोरी उठाकर? हाँ, राठौर के होठों से निकला। आंखों में बेचैनी का सागर नाच उठा। कहाँ है वो? गनमैन का स्वर कठोर हो गया। कहाँ है? यहीं होगा, जाना कहाँ है? बाहर चला गया होगा। राठौर ने स्वर सामान्य बनाते हुए कहा। ना तो वो यहाँ है और ना ही बाहर गया है, गनमैन ने पूर्वत लहजे में कहा। वो नजर नहीं आ रहा तो बाहर ही गया होगा, राठौर ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। हम यहाँ आंखें बंद करके नहीं खड़े, गनमैन ने शब्दों को चबाकर सख्त स्वर में कहा। यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और उस मनसाराम का चेहरा मेरी निगाहों में आ रहा है, जो तुम्हारे साथ बोरी उठाए यहाँ आया था। उसे तो मैंने उसके बाद देखा भी नहीं, जबकि मैं बाहरी गेट पर सुबह से मौजूद हूँ। वो बाहर नहीं निकला, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। कुछ सेकंड तो राठौर के होंठों से कोई शब्द नहीं निकला। राठौर, मनसाराम कहीं भीतर ही तो नहीं रह गया? उसके मालिक ने एकाएक कहा। नहीं मालिक, राठौर की आवाज में विश्वास था। वो भीतर भला क्या करेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि वो बाहर चला गया है। शायद ये लोग लिस्ट से उसका नाम काटना भूल गए हैं। गनमैन का चेहरा कठोर हो गया। उसने राठौर और उसके मालिक के साथ खड़े तीसरे को चेक किया, लिस्ट से उसका नाम काटा और उसे चलता किया। अब वहां राठौर और उसका मालिक रह गए। गनमैन ने लिस्ट को जेब में ठूंसते हुए कठोर स्वर में कहा। हमारी ड्यूटी है कि जो भीतर आए वो बाहर भी जाए, कोई भीतर न रह जाए। और तुम्हारे साथ आया वो आदमी बाहर नहीं निकला। कहने के पश्चात गनमैन ने दूसरे गनमैन को बुलाया। इनका ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। कहने के साथ ही वो महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। वो गनमैन तहखाने में पहुंचा। एक आदमी भीतर है, उसने चारों को खा जाने वाली निगाहों से देखा। तुम लोग ड्यूटी दे रहे हो या सो रहे हो?
अपनी जान प्यारी नहीं है तुम चारों को? चारों गनमैन चौंके। तभी एक गनमैन के होठों में से निकला, मनसाराम। आने वाले गनमैन के माथे पर बल उभरे। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोरी सिर पर रखे बाद में आया था और बाहर नहीं निकला, भीतर ही कहीं है। तुम लोग लापरवाह क्यों हो गए? मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो बाहर नहीं निकला तहखाने से। तहखाने में ड्यूटी देने वाला और राठौर से पूछताछ करने वाला गनमैन एकाएक दांत भींच कर कह उठा। अन्य तीनों गनमैनों के होंठों से कुछ नहीं निकला। मैं यहीं खड़ा हूं, गेट वाला गनमैन बोला। देखो उस कुत्ते को, भीतर ये कहीं। इसके साथ ही चारों गनमैन तूफानी गति से उसे तलाश करने में जुट गए। परंतु ढूंढते कहां उसे? वो तहखाना था जहां सूरज की भांति प्रकाश फैला हुआ था, और बाथरूम था। सब कुछ खाली नजर आने के पश्चात भी उन चारों गनमैनों ने 8-10 मिनट देवराज चांद को तलाश करने में लगा दिए। वो उसे ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे सुई को तलाश कर रहे हैं। परंतु उसने ना तो मिलना था और ना ही मिला। चारों गनमैन उलझन की मुद्रा में वापस पहुंचे। भीतर तो कोई भी नहीं है। ये कैसे संभव है? गेट वाला गनमैन दांत भींच कर कह उठा। चारों गनमैन जवाब में क्या कहते? वो भीतर ही है, गनमैन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। भीतर है तो कम से कम हमें तो नजर नहीं आया, एक गनमैन ने कहा। तुम तलाश कर लो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि भीतर कोई नहीं है। वो बाहर निकल गया होगा। कैसे निकल गया होगा? हवा बनकर? चारों ने कुछ नहीं कहा। गेट वाला गनमैन होंठ भींचे चारों को घूरता रहा, फिर कठोर स्वर में बोला। तुम लोग विश्वास के साथ कह सकते हो कि वो बाहर निकल गया होगा? मेरे ख्याल में तो भीतर कोई भी नहीं है, एक ने कहा। दूसरे गनमैन ने मूक सहमति में सिर हिला दिया। तीसरा गनमैन कुछ नहीं बोला, न हाँ न ना। चौथा गनमैन, जो पहले ही देवराज चौहान के प्रति शंकित था, कह उठा। जहां तक मेरा मन कहता है वो बाहर नहीं निकला। उसके स्वर में जैसे विश्वास भर आया था। तो फिर कहाँ गया अगर बाहर नहीं निकला तो? गेट वाला गनमैन बोला। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी निगाह तहखाने के हॉल में घूमती चली गई। तुम लोग यहीं रहो जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आता, कठोर स्वर में कहने के साथ ही गेट वाला गनमैन गन को पकड़े खतरनाक मुद्रा में बाहर निकलता चला गया। सीढ़ियां तय करके तहखाने से वो ऊपर महल के हॉल में पहुंचा, जहां 6 गनमैन मौजूद थे। तहखाने में काम करने वालों के निकलने से पहले कोई एक अकेला आदमी बाहर निकला था, जिसके बदन पर धोती कुर्ता और सिर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखी थी? नहीं, ऐसा कोई आदमी पहले अकेला बाहर नहीं निकला, उन्होंने कहा। सोचकर बताओ, शायद महल के किसी हिस्से में चला गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो गनमैन महल के मुख्य द्वार पर खड़े दोनों गनमैनों के पास पहुंचा और यही सवाल पूछा। परंतु उन्होंने भी पूरे विश्वास के साथ इनकार किया कि अकेला कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला, और ना ही इस हुलिये का कोई व्यक्ति वक्त से पहले बाहर आया। गनमैन ने होंठ भींचकर सामने नजर आ रहे राठौर और उसके मालिक को देखा, जो उसी की तरफ देख रहे थे। उनके पास उसका गनमैन खड़ा था। फिर उसने गेट पर निगाह मारी, जहां उसके 30 गनमैन मौजूद थे। तत्पश्चात जेब से लिस्ट निकालकर उसने पुनः नामों पर निगाह दौड़ाई, फिर लिस्ट जेब में डालकर वापस पलट गया। वह पुनः तहखाने में पहुंचा। चेहरे पर बेहद कठोर भाव उजागर थे। वो बाहर नहीं निकला, तहखाने के भीतर ही है। उसने सख्त निगाहों से चारों को देखा। हम यहां देख चुके हैं, वो यहां नहीं है, एक ने जवाब दिया। जब बाहर नहीं निकला तो वो भीतर ही होगा, तलाश करो। कर चुके हैं, यहां कहीं नहीं है वो। मैं कहता हूं फिर कहो, फिर करो। वो यही है। उसका कठोर स्वर आदेश से भरा था। चारों सतर्कता और फुर्ती के साथ एक बार फिर तहखाने और बाथरूम की तलाशी पर लग गए। लिस्ट वाला गनमैन होंठ भींचे रोशनी से चमकते तहखाने में निगाहें घुमाता रहा। कुछ देर बाद चारों गनमैन फारिग होकर उसके पास आ पहुंचे। नहीं मिला?
चारों पर निगाह दौड़ाकर वो गुर्राया। होगा तो मिलेगा, एक ने कहा। ठीक है, जब तक मैं अगला आदेश नहीं देता तुम चारों यहीं ड्यूटी दो, लापरवाह मत होना। कहने के साथ ही वो पलटा और तहखाने से निकलकर महल के मुख्य द्वार पार करता हुआ सामने खड़े राठौर और उसके मालिक और अपने गनमैन के पास पहुंचा। चेहरे पर सतर्कता और सख्ती थी। वो मनसाराम, लिस्ट वाला गनमैन, राठौर के मालिक से बोला, बाहर नहीं निकला, कम से कम हमारी निगाहों से गुजरकर नहीं निकला। दीवार पार करके या हवा में छिपकर निकल गया हो तो दूसरी बात। समझे? सुन रहे हो ना मेरी बात? राठौर के मालिक ने व्याकुलता से सिर हिलाया। वो बाहर निकल चुका होता वो बाहर निकल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति भीतर न रहे, छिपकर भीतर न बैठ जाए हीरे जवाहरातों को लूटने के लिए। फिर भी वो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन बेकार का शोर शराबा और खून खराबा तो कर ही सकता है। विजय राठौर की हालत भीतर ही भीतर बुरी होती जा रही थी। वो महसूस करता जा रहा था कि 15,000 के लालच में बुरी तरह फंसता जा रहा था। वो अच्छी किस्मत होगी तो तभी वो बच पाएगा, नहीं तो भगवान ही उसका मालिक है। कपड़ों में छुपे 15,000 अब उसे तलवार की भांति चुभने लगे थे। गनमैन पुनः राठौर के मालिक से बोला, तुम दुकान पर जाकर या उसके घर जाकर मालूम करो कि वो कहाँ है और आकर जल्दी बताओ। तब तक तुम्हारा ये आदमी यहीं पर रहेगा और तुम्हारे साथ हमारा एक गनमैन जाएगा। विजय राठौर का दिल जोरों से उछला और गले में आ फंसा। मैं मालूम कर मैं मालूम करूं? मालिक ने अजीब से स्वर में कहा। तो क्या मैं मालूम करूंगा? गनमैन ने होंठ भींचे। लेकिन मैं कहां से मालूम करूंगा उसके बारे में? मैं तो उसे जानता तक नहीं। गनमैन चौंका। राठौर के चेहरे का रंग फक पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। तुम उसे नहीं जानते? गनमैन के होंठों से निकला। नहीं, वो तुम्हारी दुकान में काम नहीं करता। नहीं भाई, मैंने तो आज राठौर के साथ उसे पहली बार देखा था। राठौर ने ही बताया था कि वो इसका दूर का रिश्तेदार मनसाराम है और काम करने के ख्याल से आज ही जैसलमेर पहुंचा है। वो फुर्सत में था, सो ये उसे साथ ले आया कि काम में हाथ बटा देगा। राठौर के मालिक ने उलझन भरे स्वर में कहा। गनमैन की कहर भरी निगाह विजय राठौर पर जा टिकी। राठौर की टांगें कांपने लगी। तुमने तो हमें बताया था कि वो तुम में से ही एक है और दुकान पर काम करता है। राठौर के होंठ हिले। आंखों में खौफ का समंदर नाच रहा था। तूने यही कहा था ना मुझे? गनमैन के स्वर में दरिंदगी के भाव झलके। हाँ हाँ हाँ। राठौर के होंठों से भय से भरभराता हुआ स्वर निकला। और अपने मालिक से कहा कि वो तेरा दूर का रिश्तेदार है? बोल। हाँ। और वो था कौन? विजय राठौर समझ गया कि बुरी तरह से फंस चुका है। हाँ कहे तो मरा, ना कहे तो मरा। बचने का तो अब कोई रास्ता उसके पास था नहीं। तभी गनमैन ने गन वाला हाथ हिलाया और वेग के साथ गन राठौर के कंधे से जा टकराई। जोरदार वार था। राठौर कंधा थामे कराह के साथ जोरों से लड़खड़ाया। उसका जोरों से हिलना था कि कपड़ों में छिपा रखे 15,000 रुपए नीचे आ गिरे। राठौर सिर से पांव तक कांप उठा। सही मायने में तो उसके लिए दहशत का दौर अब शुरू हुआ था। उसने खौफ से भरी निगाहों से गनमैन को देखा। इतने नोटों को देखकर उसके मालिक के चेहरे पर भी हैरानी उभरी। गनमैन ने आगे बढ़कर भिजे दांतों के साथ हाथ बढ़ाकर नोटों को उठाया। कितने हैं? गनमैन की आवाज में मौत झलक रही थी। 15 15,000। राठौर की आंखों के सामने मौत नाचती दिखाई देने लगी थी। गनमैन ने मालिक की तरफ देखा। ये रुपए तुमने इसे दिए? मैंने? नहीं तो। राठौर का मालिक जल्दी से बोला। ठीक है, तुम जाओ। क्या? राठौर के मालिक के होंठों से निकला। तुम जाओ, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। गनमैन सख्त स्वर में गुर्राया। राठौर का मालिक सिर हिलाकर जल्दी से जाने लगा तो गनमैन ने फिर कहा, यहाँ की बातें बाहर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ भूल जाना।
राठौर के मालिक ने सिर हिलाया और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। विजय राठौर की आंखों में मौत की परछाइयां जोर जोर से हिलोरें लेने लगी। गनमैन की निगाहें राठौर पर जा टिकी। 15,000 को उसने एक तरफ उछाल दिया। वो कहाँ है जो तेरे साथ भीतर गया था, जिसे तू अंदर तहखाने में ले गया? मैं नहीं जानता। राठौर की आवाज बेहद कमजोर हो चुकी थी। हम्म। और वो है कौन जिसे तू भीतर लाया था? क्या नाम था उसका? वो चाहता क्या था? 15,000 रुपए उसने यूं ही तो तेरे साथ आने के लिए तुम्हें दिए नहीं होंगे। मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता? गनमैन का चेहरा कठोर होकर आग की तरह धधक उठा। राठौर की कांपती टांगें स्पष्ट नजर आ रही थी। तुम। वो अपने साथी गनमैन की तरफ पलटा। इसे ठोकना शुरू करो और तब तक ठोकते रहो जब तक ये कहना ना शुरू कर दे कि मैं सब कुछ जानता हूं। उसके आदेश की देर थी कि गनमैन ने गन को उल्टी तरफ से पकड़ा और राठौर के कंधे पर दे मारी। राठौर चीख कर उछला। उसके बाद तो गनमैन का हाथ नहीं रुका। गन का वार कहाँ हो रहा था उसने नहीं देखा। राठौर गनों के हथौड़े जैसे वारों को खाता चीखता नीचे जा गिरा, परंतु गनमैन का हाथ नहीं रुका। राठौर चीखते हुए यही कह रहा था कि वो कुछ नहीं जानता, परंतु उसके इन शब्दों की कोई कीमत नहीं थी वहां। लिस्ट वाला गनमैन खूंखार निगाहों से राठौर को देखे जा रहा था। गेट पर खड़े और मुख्य द्वार पर खड़े गनमैन भी ये सब देख रहे थे, परंतु किसी ने बीच में दखल देने की चेष्टा नहीं की थी। ना ही कोई उसके करीब आया था। यहां तक कि महल के भीतर भव्य हॉल में ड्यूटी दे रहे गनमैनों ने बाहर झांकने की कोई चेष्टा नहीं की थी। अपने काम और ड्यूटी के प्रति सब गनमैन पूरी तरह सजग थे। तभी महल के बाहरी गेट पर जीप की हेडलाइट चमकी। गेट तुरंत खुल गया। जीप रफ्तार के साथ भीतर आई और उनके करीब ही आ रुकी। जीप की स्टीयरिंग सीट पर बैठे व्यक्ति को देखकर राठौर पर वार करते गनमैन का हाथ फौरन रुक गया और वो गहरी 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 सांसें लेने लगा। उसे देखकर लिस्ट वाला गनमैन भी सतर्क हो गया था। जीप ड्राइव करने वाला जीप ड्राइव करके वहां पहुंचने वाला और कोई नहीं, जवाहर सिंघानिया का चीफ कमांडो राजन सकोलिया था। उसने जीप में बैठे सब नजारा देखा, फिर उतरकर उनके पास आया। सिगरेट सुलगाकर कश लेने के पश्चात सकोलिया ने शांत स्वर में लिस्ट वाले गनमैन से पूछा, तहखाने का सारा काम समाप्त हो गया? जी हाँ। अलार्म सिस्टम? वो भी। वीडियो कैमरे और दूसरे कैमरे? सब चेक कर लिया गया है। सिंघानिया साहब का कोई मैसेज? जी हाँ, वो कल सुबह तक महल में आ जाएंगे, गनमैन ने जवाब दिया। हम्म। राजन सिकोलिया की निगाह नीचे पड़े विजय राठौर पर पड़ी। राठौर की हालत मरने जैसी हो रही थी। उसकी कराहटें भी बेदम सी हो रही थी। जिस्म के कई हिस्सों से खून बह रहा था। गाल और होंठ कट फट चुके थे। दो दांत भी टूट गए थे। कपड़े भी फटकर चीथड़ा चीथड़ा हो रहे थे। बहुत बुरे हाल में था वो। लेकिन राठौर में हिम्मत कहां बची थी खड़े होने की। खड़ा करो इसे, राजन सिकोलिया ने आदेश दिया। लिस्ट वाला गनमैन और दूसरा गनमैन तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने नीचे पड़े राठौर को सहारा देकर खड़ा किया। आधा मिनट तो राठौर टांगों पर खड़ा न हो पाया। उसे सहारा दिया जाता रहा। फिर धीरे धीरे उसका शरीर टांगों के दम पर खड़ा हुआ, जो कि किसी शराबी की भांति हिल रहा था। राजन सिकोलिया ने कश लेकर लिस्ट वाले गनमैन को देखा। क्या बात है दिनेश चंद? सिकोलिया साहब, ये लाइट फिटिंग ग्रुप का आदमी है। लिस्ट वाला गनमैन यानी कि दिनेश चंद ने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया। ये 15,000 रुपया किसी से लेकर उसे अपना आदमी बताकर तहखाने में ले आया था, और काम समाप्त होने पर सब तो बाहर आ गए, परंतु इसके साथ आने वाला व्यक्ति बाहर नहीं निकला। हम उसकी तलाश कर रहे हैं, परंतु वो जाने कहाँ छिप गया है, मिल नहीं पा रहा। इतना तो स्पष्ट है कि वो जो कोई भी है, हीरे जवाहरात के ही चक्कर में है। अब मैं इससे ये जानने की चेष्टा कर रहा हूँ कि वो है कौन और कहाँ छिपा है, परंतु ये मुंह खोलने का तैयार नहीं है।
लेकिन जल्दी ये मुंह खोलेगा। राजन सिकोलिया की आंखों में सर्द भाव उभरे। निगाहें कुछ दूर पड़े बिखरे नोटों पर जा टिकी। तुमने उसे कहां कहां तलाश किया दिनेश चंद? दिनेश चंद ने सब कुछ बताया। फिर भी वो नहीं मिला? सिकोलिया की आवाज में ठंडक भर आई। नहीं। हो सकता है वो चला गया हो, तुम लोगों की निगाह में ठीक तरह से ना आया हो। वो बाहर नहीं निकला। दिनेश चंद की आवाज सख्त और विश्वास से भरी थी। राजन सिकोलिया ने बेहद खतरनाक अंदाज में सिर हिलाया। दिनेश चंद। राजन सिकोलिया कश लेकर सिगरेट नीचे फेंक कर जूते से मसलता हुआ बोला। वो जो भी है, अगर महल से चला गया है तो अच्छी बात है। अगर भीतर है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। वो कौन है ये जानने की जरूरत हमें नहीं है। इतना हम समझ ही सकते हैं कि उसने जो भी किया है वो हीरे जवाहरात उड़ाने की चेष्टा में किया है। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हीरे जवाहरातों को उड़ाने में कोई भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन इसके शरीर को कष्ट देने की क्या जरूरत है? क्यों मार रहे हो उसे? ये तो अब पूरी तरह हमारे लिए बेकार का आदमी है। ये क्या बताएगा हमें? जो कुछ भी बताएगा वो हमारे लिए बेकार होगा, कोई अहमियत नहीं रखता होगा। ये जो वक्त तुम इस पर बर्बाद कर रहे हो, इसी वक्त को उसे तलाश करने में लगाओ। दिनेश चंद शांत निगाहों से राजन सिकोलिया के सर चेहरे को देखता रहा। बुरी अवस्था में खड़े विजय राठौर ने ये शब्द सुना तो उसे ऐसा लगा कोई भगवान का भेजा दूत आ गया उसे बचाने। जान बचने की आशा उसके दिलो दिमाग में उछल पड़ी। उसका नाम क्या था जिससे ये 15,000 के एवज में अपने साथ लाया था? सकोलिया की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और निगाह घूमती हुई विजय राठौर पर जा ठहरी थी, जो कि अब पहले से बेहतर अवस्था में था, लेकिन फिर भी उसकी हालत हद से ज्यादा बुरी थी। मनसाराम। दिनेश चंद ने कहा। वो अपना असली नाम तो बताएगा नहीं? जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि मनसाराम उसका नकली नाम होगा, असली नहीं। राजन सिकोलिया ने नई सिगरेट सुलगा ली। ये तो बता ही सकता है कि हीरे जवाहरात लूटने के चक्कर में कितने लोग शामिल हैं। फिर वही बात। राजन सिकोलिया ने उसी भाव में दिनेश चंद को देखा। हमें क्या जरूरत है बेकार की बातें जानने की चेष्टा करके वक्त बर्बाद करने की? वो 6 हों या 15, जानकर हम उनका क्या कर लेंगे? उनके पीछे भागते फिरेंगे क्या? वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना। और हमारा काम है तगड़ी किलेबंदी, सिक्योरिटी, कि कोई भी हीरे जवाहरात ना लूट सके। हमारा प्रबंध बहुत पक्का है। कल दिन में हीरे जवाहरात तहखाने में अपनी जगह पर उतर जाएंगे। उसके बाद तो महल के करीब भी कोई नहीं फटक सकेगा। यहाँ पर हमारे गनमैन होंगे, सरकारी सिक्योरिटी होगी। कोई चिड़ी भी ना घुस सके ऐसा माहौल होगा कल। और जिस जिस किसी पर जरा भी शक होगा, हमारे गनमैनों को उसे शूट करने की पूरी इजाजत होगी। ऐसे में हमें चिंता किसी भी बात की चिंता करने ऐसे में किसी भी बात की चिंता करके सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देनी है। ऐसे में हमें किसी भी बात की चिंता ना करके सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देनी है। दिनेश चंद ने सिर हिलाया, फिर बोला। तो इसका क्या करना है? उसका इशारा राठौर की तरफ था। बेकार के आदमियों का क्या करते हैं हम? राजन सकोलिया ने सर्द सूखे लहजे में कहते हुए जेब में हाथ डाला और राठौर को दिखाते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। नहीं। राठौर रिवॉल्वर देखते ही दहशत से चीख उठा। तभी फायर की तेज आवाज के साथ विजय राठौर की खोपड़ी की धज्जियां उड़ गई। गोली को रोकने के लिए राठौर के दोनों हाथ जैसे आगे को फैले थे, वो उसी मुद्रा में नीचे जा गिरा। दिनेश। राजन सिकोलिया बेहद शांत स्वर में रिवॉल्वर जेब में डालता बोला। इसकी लाश जैसलमेर से बाहर मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जैसलमेर की पुलिस इसकी लाश का पंचनामा करे। जी। तुम लाश को जैसलमेर से बाहर फिकवाने का प्रबंध करो। मैं तहखाने में निगाह मार कर आता हूं। कहने के साथ ही राजन सिकोलिया शांत भाव में महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया। राजन सिकोलिया के कदम वहां पड़ने के साथ ही सब गनमैन बेहद सतर्क नजर आने लगे थे। राजन सिकोलिया करीब घंटा भर तहखाने में रहा।
एक एक इंच जगह उसने देखी, चेक की, परंतु ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो उसके कमांडो कह रहे थे। लेकिन जो बात उसके कमांडो गनमैन उसे कह रहे थे, तो तयशुदा बात थी कि वो सच और सही गारंटी के साथ कह रहे थे। वो मनसाराम बाहर नहीं निकला था, या जो भी उसका नाम था। सकोलिया बाथरूम में पहुंचा, सिगरेट सुलगाकर कश लेता हुआ इधर उधर टहलता। उसके चेहरे पर सोच के भाव थे। फिर एकाएक वो ठिठका और एक बाथरूम का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। वो वही बाथरूम था जिसके पीछे नान नजर आने वाला दरवाजा था। सकोलिया कई पलों तक उस दरवाजे को देखता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। दबे पांव वो आगे बढ़ा और बिना दरवाजे को हाथ लगाए निगाहों ही निगाहों में उसे चेक करने लगा। मिनट भर बाद जब वो सीधा खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में कहर भरी मुस्कान चमक रही थी। उसकी पैनी निगाहों से ये बात छिप न सकी थी कि हाल ही में इस दरवाजे को खोला गया है, यानी कि वो जो कोई भी है, पीछे वाले कबाड़ रूम में जा छुपा है। राजन सिकोलिया कई पलों तक होंठ सिकोड़े दरवाजे को घूरता रहा, फिर पलटा और बाथरूम से बाहर निकल आया। होंठ भिजे हुए थे और आंखों में भरपूर चमक विद्यमान थी। कश लेते हुए वो बाथरूम में ही चहलकदमी करने लगा। कबाड़ रूम में जाकर छिपने वाले को तलाश करना या ढूंढना सरासर बेवकूफी थी, क्योंकि वो पहले से ही वहां मौजूद था और उसने खुद को किसी सुरक्षित जगह छिपा रखा होगा। ऐसे में अपनी या किसी कमांडो की जान को खतरे में डालना समझदारी नहीं थी। और ये बात सकूलिया समझ चुका था कि भीतर छिपने वाला अकेला नहीं था, उसके साथी बाहर अवश्य मौजूद थे। यानी कि भीतर वाला अरबों के हीरे जवाहरात समेटेगा और बाहर वाले उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएंगे। राजन सकोलिया के होंठों पर वहशी मुस्कान थिरक उठी। उसे पूरा विश्वास था कि ये जो लोग भी हैं, अपनी योजना में किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकते। हीरे जवाहरात को नहीं लूट सकेंगे, और वो जो भीतर छिप चुका है, जिंदा तो बाहर नहीं निकल सकता। इसके साथी जो बाहर से हरकत में आएंगे, उनमें से भी दो चार तो अपनी जान से जाएंगे ही। सकोलिया को अपने इंतजाम पर पूरा भरोसा था। सकोलिया ने उस बाथरूम पर निगाह मारी, फिर बाहर निकल आया। तहखाना सजा संवरा, बेहद प्रकाश में जगमगा रहा था। सकोलिया ने अलार्म सिस्टम चेक किया, हर प्रकार से अपनी तसल्ली की, फिर वहां मौजूद चारों गनमैनों के पास पहुंचा। जाओ, आराम करो, पहरे की जरूरत नहीं है, सकोलिया ने शांत लहजे में कहा। जाते समय तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद कर देना। कल हीरे जवाहरात आ जाएंगे, इसलिए कल के लिए फ्रेश रहो। जी, लेकिन वो जो हमें नहीं मिल रहा, उसका क्या? उसकी तुम लोग फिक्र मत करो, सोचो मत, अपने काम से वास्ता रखो, उसे देखना मेरा काम है। तुम लोग सिर्फ अपनी आंखें खुली रखना और दिमाग अपने काम और ड्यूटी पर। कहने के साथ ही राजन सिकोलिया तहखाने से निकलकर ऊपर पहुंचा। वहां उसने सब कमांडोज को छुट्टी देकर आराम करने और अगले दिन तक पूरी तरह से फ्रेश होने को कहा। साथ ही महल के भीतर से चार नए कमांडोज को बुलाकर उनमें से दो की ड्यूटी महल के मुख्य द्वार पर लगाई और दो को बाहरी गेट पर लगाकर वो निश्चिंत हो गया। फिर राजन सकोलिया महल के मुख्य द्वार के करीब ही मौजूद एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जिसे कि कंट्रोल रूम बनाया गया था। वहां पर चार टीवी और कंट्रोल सिस्टम मौजूद था। दो कमांडोज भी वहां मौजूद थे, जो कि सकोलिया को प्रवेश करते देखकर सावधान हो गए। तुम लोग कब से हो ड्यूटी पर? सकोलिया ने पूछा। अभी 2 घंटे हुए हमें यहाँ आए। वीडियो कैमरे और दूसरे कैमरे फाइनल तौर पर कुछ देर पहले ही सेट हुए हैं। हम्म। कैमरे चालू करो, सकोलिया ने कहा। दोनों फौरन अपने काम में जुट गए। आधे मिनट में ही वीडियो कैमरों का सारा सिस्टम चालू था। स्टिल कैमरे भी शुरू कर दें? नहीं, अभी उनकी जरूरत नहीं है। राजन सकोलिया ने राजन सकोलिया की निगाह चारों टीवी स्क्रीनों पर दौड़ रही थी, जहां से तहखाने का सारा दृश्य भली भांति नजर आ रहा था। और जरूरत पड़ने पर तहखाने में मौजूद किसी भी वस्तु को टीवी स्क्रीन पर फिक्स करके ध्यान से देखा जा सकता था। ये सिस्टम भी वहां था। स्क्रीनों पर तहखाने का दृश्य रोशनी में चमकता हुआ बेहद स्पष्ट नजर आ रहा था। कोई भी चीज निगाहों से छिप नहीं रही थी। तहखाने का दरवाजा बंद था। गनमैन वहां नहीं थे।
टीवी स्क्रीनों को देखता हुआ सकोलिया सीधा खड़ा हुआ। तहखाना खाली है? राजन सकोलिया ने पूछा। जी हाँ। दोनों कमांडोज की निगाह टीवी स्क्रीनों पर थी। ठीक कह रहे हो तुम दोनों, तहखाना खाली है। टीवी स्क्रीनों पर कोई नजर नहीं आ रहा। सकोलिया ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन भीतर एक आदमी है। दोनों कमांडोज चौंके। आदमी? हाँ, वो छिपा हुआ है। हो सकता है रात को खामोशी और शांति देखकर वो बाहर निकले। लेकिन वो कहाँ छिपा हुआ है? कमांडोज ने हैरानी से पूछा। ये बात तुम मुझ तक ही रहने दो कि वो कहाँ है। तुम सिर्फ मेरी कही बात का ही ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूँ। रात भर तुम लोग वीडियो कैमरे चालू रखकर स्क्रीनों पर निगाह रखोगे। अगर वो आदमी स्क्रीन पर नजर आता है तो फौरन मुझे बुला लेना। मैं उसे देखना चाहता हूँ। जी? उसे कहना कुछ नहीं है। उसका कोई इंतजाम नहीं करना है। वो सिर्फ मेरा शिकार है। दोनों कमांडोज ने सिर हिला दिया। राजन सिकोलिया बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर विशैली मुस्कान थिरक रही थी। इस तरह के चूहे बिल्ली जैसे खतरनाक खेल खेलना तो सकोलिया का मनपसंद काम था। अगला दृश्य। रात बीत गई। अगले दिन की दोपहर आ गई। जवाहर सिंघानिया महल में पहुंच चुका था। अरबों के हीरे जवाहरात जवाहर सिंघानिया साथ लाया था या पहले ही वहां पहुंच गए थे, ये बात राजन सिकोलिया भी नहीं जान पाया था। अलबत्ता सिंघानिया के साथ उस समय सकोलिया के 10 खतरनाक कमांडोज मौजूद थे। बहरहाल सिंघानिया के वहां पहुंचने के आधे घंटे बाद पुलिस फोर्स भी वहां आ पहुंची थी। हथियारबंद पुलिस के जवान जो कि 25 के करीब थे। उसके साथ आए पुलिस इंस्पेक्टर को सकोलिया ने पूर्ण सहयोग दिया कि पहरेदारी के लिए पुलिस वालों को कहां कहां खड़ा करना होगा। सारा इंतजाम हो गया। राजन सिकोलिया के कमांडोज भी अपनी अपनी जगह ले चुके थे। उसके बाद तो वहां के हालात ये बन गए थे कि कोई चिड़िया भी भीतर नहीं जा सकती थी। निगाहों से छिपकर भी नहीं, उड़कर भी नहीं। बहुत ही पुख्ता मौजूद बहुत ही पुख्ता मजबूत सिक्के बंद सिक्योरिटी का इंतजाम था। जवाहर सिंघानिया के 2 मैनेजर 10 अन्य विश्वसनीय आदमियों के साथ अरबों के हीरे जवाहरातों को यू के आकार के टेबल पर पड़े शीशे के छोटे बड़े शो केसों के भीतर बहुत ही समझदारी और अच्छे ढंग से लगा रहे थे। इस दौरान राजन सकोलिया अपने 6 कमांडोज के साथ वहां मौजूद था और पैनी तीखी खतरनाक निगाहों से वहां मौजूद आदमियों पर और हीरे जवाहरातों पर थी। 45 वर्षीय आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक जवाहर सिंघानिया भी वहां हाजिर था। वो हर काम को ध्यानपूर्वक देखता हुआ सकोलिया के पास पहुंचा। राजन, सब ठीक है? जी, सब ठीक है। आप मेरे होते हुए किसी भी बात की फिक्र न करें। राजन सकोलिया ने विश्वास भरे स्वर में कहा। उसने जानबूझकर जवाहर सिंघानिया को छिपे आदमी के बारे में नहीं बताया था। वो नहीं चाहता था कि जवाहर सिंघानिया खामखा उसे लेकर तनाव में रहे। सकोलिया की निगाह में उसका छिपना मामूली सी बात थी जिसे वो आसानी से संभाल सकता था, कभी भी उसे खत्म कर सकता था। जवाहर सिंघानिया हीरे जवाहरात पर निगाह दौड़ाते हुए बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है? नीलामी के दौरान कोई इन हीरे जवाहरात को लूट सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं लूट सकता, राजन सकोलिया ने विश्वास भरे स्वर में कहा। फिर भी हम 2 दिन पहले ही काम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं सुरक्षा प्रबंधों में कोई कमी तो नहीं रहेगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से चेक करना है राजन। जी हाँ, मैं हर तरफ से अच्छी तरह चेक करूंगा। अपने फर्ज और ड्यूटी के साथ साथ इस बात का मुझे पूरा एहसास है कि यहाँ पर अरबों की कीमत के बेशकीमती जेवरात हैं जिन्हें कोई भी लूटने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन मेरे होते हुए कोई भी इस काम में सफल नहीं हो सकता। सकोलिया की आवाज में भरपूर दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे भरोसे ही हूं राजन। जवाहर सिंघानिया की आवाज में गंभीरता थी। और आज तक आपका भरोसा नहीं टूटा। और आज तक आपका भरोसा टूटा नहीं है सिंघानिया साहब, अब भी नहीं टूटेगा। जवाहर सिंघानिया महल में आराम करने चला गया।
राजन सिकोलिया वहीं रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात खटक रही थी कि छिपने वाला जो भी है वो पिछली रात बाहर नहीं निकला, तहखाने में नहीं आया, टीवी स्क्रीनों पर उसे कमांडोज नहीं देख पाए। मतलब कि उसे मालूम है कि आज हीरे जवाहरात तहखाने में लगाए जाएंगे, यानी कि वो आज रात बाहर निकलेगा। राजन सिकोलिया छिपने वाले को लेकर जरा भी चिंतित नहीं था, बल्कि वो तो जल्द से जल्द उसकी मौत का दिलचस्प नजारा देखना चाहता था, ताकि अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह यकीन करके निश्चिंत हो सके। रात 8 बजे तक सारे हीरे जवाहरात वहां लग चुके थे। यू आकार के टेबल पर मौजूद शीशे के 100 के करीब बक्सों में वो चमक रहे थे। तहखाने में आंखों को चौंधिया देने वाली जगमगाहट पैदा हो चुकी थी। वो सब चले गए। वहां सकोलिया और उसके 6 गनमैन ही रह गए थे। अगला दृश्य। राजन सकोलिया ने महल के भीतर से 2 गनमैनों को बुलाया और यू आकार की टेबल के बीचों बीच मौजूद शीशे के आदमकद बॉक्स में उन्हें खड़ा कर दिया। उन्होंने शीशे के बॉक्स को भीतर से बंद कर लिया, यानी कि अब उन्हें बाहर से किसी भी हाल में नहीं खोला जा सकता था। शीशे के बॉक्स में खड़े होने वाले दोनों कमांडोज के गलों में पानी की बोतलें थीं, जिन्हें उन्होंने नीचे रख लिया था। हाथों में गनें थीं। दोनों लंबे चौड़े और खतरनाक नजर आ रहे थे। सकोलिया ने उन दोनों को निहारा। ठीक है। सकोलिया की आवाज शीशे में बंद बॉक्स के चारों तरफ की दीवारों में बने छेदों से उन दोनों के कानों तक पहुंची तो दोनों कमांडोज ने सहमति से सिर हिला दिया। फिर गनों की नाल को उन छेदों में फंसाकर चेक करने लगे कि अगर उन्हें फायरिंग करनी पड़े तो नाल का रुख बाहर की तरफ कैसा रहेगा। राजन सकोलिया ने पलटकर अन्य 6 गनमैनों को देखा। तुम सब जाओ, मैं अभी आता हूं। वो 6 के 6 कमांडोज फौरन बाहर निकल गए। सकोलिया ने एक पूरा चक्कर तहखाने का लगाया, अरबों के चमकते जेवरात पर निगाह मारी। फिर उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे की तरफ उठ गई और होंठों पर वहशी मुस्कान दौड़ने लगी। तत्पश्चात वो पलटा और तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर दरवाजे को फिर दरवाजे से बाहर निकला और पलटकर दरवाजा बंद करते हुए दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी। फिर सीढ़ियां चढ़कर महल के अन्य ड्राइंग रूम में जा पहुंचा। सकोलिया ने सब कमांडोज पर निगाह मारी, फिर इशारा करके दिनेश चंद को पास बुलाया। बाहर गेट पर हमारे कितने गनमैन हैं? 4। और पुलिसमैन? वो भी 4। उसके बाद भीतर की क्या स्थिति है? गेट से लेकर महल के दरवाजे तक हमारे कमांडोज और पुलिस वालों को मिलाकर करीब 12 हैं, और महल के दाएं बाएं और पीछे वाले हिस्से को पूरी तरह घेर रखा है। इस समय महल के बाहर बाहर करीब 30 हथियारबंद हमारे और पुलिस के आदमी हैं, दिनेश चंद ने बताया। ठीक है। बाहर इससे ज्यादा और की जरूरत भी नहीं है। राजन सकोलिया ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। 2 को महल के मुख्य द्वार पर रहने दो। जी हाँ, वहां 2 मौजूद हैं। 2 को उस दरवाजे पर खड़ा कर दो जहां नीचे जाने की सीढ़ियों की शुरुआत होती है। कहते हुए सकोलिया ने गर्दन घुमाकर दरवाजे को देखा। जी। चारों 4 को इस भव्य हॉल में रहने दो और इन्हें हिदायत दे दो कि वो ड्यूटी के दौरान पूरी तरह आजाद है। किसी भी तरह की गड़बड़ होने पर जैसा वो एक्शन लेना चाहें या जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहें, जा सकते हैं। दिनेश चंद ने सिर हिलाया। और ये सब काम निपटाकर कंट्रोल रूम में आ जाना। आज रात तुम्हें बहुत बढ़िया तमाशा दिखाऊंगा। कहते हुए राजन सिकोलिया का लहजा जहरीले भावों से भर उठा था। दिनेश चंद ने तुरंत पुनः सिर हिला दिया। राजन सिकोलिया वहां से हटा ही था कि महल के भीतरी हिस्से से बेहद खूबसूरत अप्सरा समान युवती को आते देखकर ठिठक गया। मुस्कान बिखेरती वो सिकोलिया के करीब पहुंची। राजन सिकोलिया शांत भाव से उसे देख रहा था। सिंघानिया साहब ने आपको याद किया है, वो बोली। आता हूं, सकोलिया ने अस्थिर लहजे में कहा। मुस्कुराते हुए वो पलटकर वापस चली गई। सकोलिया उसे जाते देख रहा था। वो जवाहर सिंघानिया की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। ऐसी सेक्रेटरी जिसका सारा दिन सिंघानिया के पहलू में और रात बेडरूम में बीतती थी। शायद वो इसी बात की तनख्वाह लेती थी। अन्यथा सिंघानिया को दूर दूर तक प्राइवेट तो क्या, आम सेक्रेटरी की भी जरूरत नहीं थी। अगला दृश्य। आओ राजन।
राजन सकोलिया ने आलीशान बेडरूम में प्रवेश किया तो जवाहर सिंघानिया उसे देखते ही मुस्कुराकर बोला। सिंघानिया एक तरफ बार काउंटर पर मौजूद था और अपने लिए पैक बना रहा था। सकोलिया को देखकर उसने एक गिलास उठाकर उसमें विस्की डाली। आपने मुझे बुलाया सिंघानिया साहब? राजन सकोलिया ने शांत भाव में पूछा। हाँ। तभी दूर कोने में बने बाथरूम का दरवाजा खुला और सिंघानिया की सेक्रेटरी बाहर निकली। वो नहाकर आई थी और तबाही लग रही थी। कई पलों तक सकोलिया की निगाह उस पर टिकी रही, क्योंकि बदन पर उसने जो नाइटी पहन रखी थी उसका पहनना या न पहनना एक ही समान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना कपड़ों के बाथरूम से निकल आई हो। सकोलिया ने उस पर से निगाह हटा ली। जवाहर सिंघानिया ने अपने हाथों से दो पैक तैयार किए और एक सकोलिया की तरफ बढ़ा दिया। ये लो राजन, मुझे याद नहीं कि पहले कभी या कब अपने हाथों से किसी को पैक बनाकर मैंने दिया हो। मेहरबानी, सकोलिया ने शांत स्वर में कहा, परंतु सिंघानिया के बढ़ाए पैक को नहीं थामा। जवाहर सिंघानिया के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? आप अपने हाथ से पैक बनाकर मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मेहरबानी अदा कर रहा हूं। गुड। लो। नहीं, इस समय मैं पीने जैसा काम करने को तैयार नहीं हूं। राजन सकोलिया ने सिर हिलाया। क्यों? सिंघानिया की निगाहों में तीखापन आ गया। मुझे और बहुत से काम है। पीकर मैं अपने कामों के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहता। एक पैक पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो इनकार कर रहा हूं कि एक पैग से कोई फर्क नहीं पड़ता और ज्यादा पैग ले नहीं सकता इस समय, इसलिए ना लेना ही बेहतर है। राजन सकोलिया का स्वर स्थिर था। जवाहर सिंघानिया राजन सकोलिया को घूरने लगा। तभी सिंघानिया की प्राइवेट सेक्रेटरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिंघानिया साहब, कमाल है, आपका नौकर आपकी बात नहीं मान रहा। राजन सकोलिया की आंखें सुलग उठी। वो पलटा और धीरे धीरे खा जाने वाले अंदाज में वो उस खूबसूरत युवती की तरफ बढ़ने लगा। सकोलिया के चेहरे के भावों को देखकर युवती सहम उठी। सिंघानिया साहब, युवती के होंठों से भय से भरा स्वर निकला, लेकिन सिंघानिया ने पलटकर भी उस तरफ देखने की चेष्टा नहीं की, बल्कि हाथ में पकड़े गिलास में से इत्मीनान से तगड़ा घूंट भरा, फिर गिलास वापस रखकर सिगरेट सुलगा ली। सकोलिया भय से कांपती युवती के करीब पहुंचकर ठिठका। मैं तुम्हारी तरह कपड़े उतारने वाला नौकर नहीं हूं कि जब भी मालिक ने कहा तो कपड़े उतार कर बेड पर लेट गई। मैं तुम्हारी तरह बेड पर पीठ के बल लेटने की तनख्वाह नहीं लेता, और मैं सिंघानिया साहब का नौकर भी नहीं हूं। जिस दिन मैं खुद को नौकर समझूंगा या सिंघानिया साहब का रवैया मेरे साथ नौकरों जैसा होगा, उसी दिन मैं सिंघानिया साहब से अलग हो जाऊंगा। सिंघानिया साहब के मुझ पर काफी एहसान है और हर गैरतमंद इंसान अपने पर किए गए एहसान को याद रखता है। राजन सकोलिया ठंडे, सपाट और खतरनाक लहजे में कह रहा था। मेरी और तुम्हारी ड्यूटी में बहुत फर्क है। तुम्हें ड्यूटी देने से पहले शायद पीना पड़ता हो और फिर पीठ के बल लेटना पड़ता हो, लेकिन मेरी ड्यूटी में पीना शामिल नहीं है और ना ही मुझे कोई मजबूर कर सकता है। जिसे तुम मालिक कहती हो वो भी नहीं। युवती का चेहरा फक पड़ गया। उसकी खूबसूरती जाने कहाँ उड़ गई। रह रह कर वो सूखे होंठों पर जीभ फेरती सिंघानिया की तरफ देखती रही, जिसकी पीठ थी उनकी तरफ। वो सोच रही थी कि सिंघानिया उनके बीच दखल देगा, परंतु स्पष्ट लग रहा था कि बीच में दखल देने का इरादा सिंघानिया का बिल्कुल भी नहीं था। एक और बात कान खोल के सुन लो कि दूसरों के मामले में कभी भी दखल नहीं देते। आंखें बेशक खुली रहे, परंतु कान बंद कर लेते हैं। खूबसूरती हर जगह काम नहीं करती और सबके सामने भी नहीं करती। वो कुछ नहीं बोली। उसे सिंघानिया की खामोशी पर हैरत थी। राजन सिकोलिया उसे हिकारत भरी निगाहों से देखता हुआ पलटा और वापस सिंघानिया के पास पहुंचा। सिंघानिया ने एक ही सांस में पैक समाप्त किया और दूसरा अपनी तरफ खिसका लिया। मेरा मन नहीं लग रहा, जवाहर सिंघानिया बोला। मेरे अरबों के हीरे जवाहरात खुले में पड़े हैं। इसी कारण मेरे भीतर बेचैनी है कि कहीं उसे कोई चोरी न कर ले। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
राजन सिकोलिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। सिंघानिया साहब, जब तक ये हीरे जवाहरात महल के तहखाने में हैं और इसी प्रकार मेरी और मेरे आदमियों की पहरेदारी में है, तब तक तो इन्हें कोई भी नहीं लूट सकता। ये मेरा दावा है। अगर हीरे जवाहरात महल से बाहर कहीं होते और मेरी सिक्योरिटी में न होते, तो शायद मैं ये दावा न कर पाता। सिकोलिया ने दृढ़ स्वर में कहा, आप बिना वजह ही परेशान या चिंतित हो रहे हैं। सब कुछ मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वो तो छोड़ा भी हुआ है, फिर भी आप सोचना ही छोड़ दीजिए कि उसके अरबों के हीरे जवाहरात इस तरह खुले में पड़े हैं। राजन, हो सकता है रात भर मुझे नींद भी ना आए ये सोचकर कि नींद आ जाएगी अगर मुझ पर विश्वास रखेंगे, सकोलिया ने कहा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अभी कई काम करने हैं मुझे। अगर मैं वहां ना रहा तो ठीक नहीं होगा। जवाहर सिंघानिया ने सकोलिया को देखा। ध्यान रखना राजन। जवाब में सकोलिया मुस्कुराया और पलटकर बाहर निकल गया। वो युवती अब तक खुद पर काबू पा चुकी थी। सकोलिया के जाते ही उसके चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आए और वो सिंघानिया के करीब पहुंची। सिंघानिया ने पैग उठाकर घूंट भरा। वो छोटा सा नौकर आपके सामने मेरी ढेर सारी बेइज्जती कर गया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। सिंघानिया ने सिंघानिया पलटा, मुस्कुराया, फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जरूरत नहीं समझी। यही तो मैं जानना चाहती हूं कि क्यों उसे कुछ नहीं कहा। क्योंकि मेरे लिए वो तुमसे कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। वो बेशकीमती इंसान है। तुमसे भी खूबसूरत लाखों युवतियां मुझे हासिल हो सकती हैं, परंतु राजन सिकोलिया नहीं हासिल हो सकता दोबारा। जवाहर सिंघानिया ने स्थिर लहजे में कहा, मुझे हर किसी की कीमत को परखना आता है। युवती सकपकाई। 2 पलों तक उसके होंठों से कुछ नहीं निकला। उसे आशा नहीं थी कि सिंघानिया इतना स्पष्ट और कठोर जवाब देगा। वो खड़ी रह गई। हमारी बातों में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए था। ये बात मुझे भी पसंद नहीं आई थी। मर्दों की बातें बार काउंटर के पास ही होती हैं, औरतों की तरह बेड पर नहीं। हमारी बातों से तुम्हें दूर रहना चाहिए था। अगर राजन सिकोलिया तुम्हारे दांत भी तोड़ देता तो मैं बीच में ना आता। युवती समझ गई कि सिंघानिया भी उससे नाराज है और वो ये नहीं चाहती थी उसे मोटा माल देने वाला सिंघानिया उसके हाथ से निकल जाए। इसलिए एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। मुझे मालूम था तुम अभी हंसोगी। सिंघानिया ने बेहद शांत स्वर में कहा, क्योंकि ये सब तुम्हारी नौकरी का ही हिस्सा है और ऐसी बढ़िया नौकरी खोना कोई भी पसंद नहीं करेगा। बोतल उठाकर पैक बना लो। मालूम नहीं आज रात मुझे नींद आती है कि नहीं। दोस्तों, हालांकि मैं ये रोक देना चाहता था, लेकिन मेरे खुद के मन में उत्सुकता हो रही है कि कहानी कहाँ पहुंचेगी, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है देवराज चांद को टक्कर का आदमी मिला है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। राजन सिकोलिया कंट्रोल रूम में पहुंचा। दिनेश चंद वहां पर मौजूद था। 2 कमांडो टीवी स्क्रीनों पर ड्यूटी देने आए थे। स्क्रीन पर महल के तहखाने का खूबसूरत बल्ब नजर आ रहा था। शीशे के बंद शो केसों में हीरे जवाहरात चमकते नजर आ रहे थे। देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। रोशनी तो वहां पहले से ही सूरज की तरह थी, परंतु हीरे जवाहरातों की मौजूदगी के कारण जैसे रोशनी और चमक दुगनी लग रही थी। सकोलिया ने दिनेश चंद को देखा। सब इंतजाम कराए? हाँ। सोच लो, बाकी तो नहीं बचा कुछ? नहीं, सब ठीक है। आप एक बार खुद भी निगाह मार लें तो बेहतर होगा, दिनेश चंद ने कहा। राजन सिकोलिया ने विचार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। हम्म, अभी जाता हूं। कहने के पश्चात सिकोलिया ने ड्यूटी दे रहे दोनों कमांडोज पर निगाह मारी। क्या रहा? सब ठीक है। कोई नजर तो नहीं आया स्क्रीन पर? जी नहीं। आएगा, आएगा। आंखें खुली रखो। कहने के साथ ही सिकोलिया ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। रात के 10:30 बज रहे थे। दिनेश,
तुम यहीं पर ड्यूटी दोगे? जी। राजन सकोलिया ने स्क्रीन पर नजर आ रहे शीशे के आदमकद बॉक्स पर निगाह मारी, जहां मौजूद दोनों कमांडोज गनों को थामे सतर्कता से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। सकोलिया साहब, दिनेश चंद गंभीरता में बोला, वो इंसान यकीनन भीतर ही कहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही, जबकि हमने उसे तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जानता हूं वो कहां पर छिपा हुआ है। आप जानते हैं? दिनेश चंद चौंका। हाँ। तो फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं? दिनेश चंद के चेहरे पर उलझन और उत्सुकता भर आई। क्या जरूरत है? हमें जल्दी भी क्या है? हमारे पास 2 दिन का वक्त है। जब तक की नीलामी शुरू नहीं होती, तब तक वो खुद ही बाहर आ जाएगा। आखिर कब तक छिपा रहेगा? सिर्फ छिपने के लिए तो वो भीतर आया नहीं है। राजन सिकोलिया के स्वर में लापरवाही थी। और अगर इन 2 दिनों में वो नहीं निकला, तो फिर उसे बाहर भी निकाल लेंगे। दिनेश चंद होंठ काटने लगा। मैं बाहर निगाह मार के आता हूं, कहकर राजन सिकोलिया पलटने को हुआ कि एकाएक ठिठक गया। उसकी सिकुड़ती चली गई निगाह चारों में से एक टीवी स्क्रीन पर थी, जहां से बाथरूम नजर आ रहा था और धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा खुल रहा था। सकोलिया की आंखों में वहशी चमक विद्यमान हो उठी। दोनों कमांडोज और दिनेश चंद ने ये सब देखा। बाथरूम का दरवाजा खुल रहा है, उनके होंठों से निकला। मालूम है मुझे, राजन सिकोलिया ने स्क्रीन पर निगाह टिकाए सर्द स्वर में कहा। फिर कुर्सी पर बैठे कमांडो के कंधे पर हाथ मारा। उठो, मुझे बैठने दो। एक क्या दोनों कमांडर्स फौरन खड़े हो गए। सकोलिया कुर्सी पर जा बैठा। निगाह टीवी स्क्रीन पर थी। दिनेश, देखना दिनेश, राजन सकोलिया खतरनाक स्वर में कह उठा। यह खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने का। कुछ ही देर के बाद हम तहखाने से गोलियों से छलनी लाश उठा रहे होंगे, इस आने वाले की। सबकी निगाह टीवी स्क्रीन पर थी। अलबत्ता दिनेश चंद को इस बात की खास हैरानी थी कि बाथरूम को दसियों बार चेक किया गया था, वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। फिर भी बाथरूम से निकलने वाला भला कहाँ छिप गया होगा? बहरहाल, सबकी उत्सुकता से भरी निगाह टीवी स्क्रीन पर थी। ये क्षण सबके लिए वास्तव में उत्तेजना से भरे थे कि आगे क्या होता है। बस, अब यहीं रुकते हैं। इससे ज्यादा उत्तेजना ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों, बाकी की कहानी अगले भाग में। तब तक भगवान से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।